नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज की हमारे नावल का नाम है एक सफ़र की इब्तिदा है और इसकी राइटर है फरखंदा जबी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। सादा से दुपट्टे के घूंघट में सर झुकाए वो किसी बेजान बुद्ध की मानित साकित बैठी थी। आंच देते लहजे में अंदर भरा आतिश फिशा उसके वजूद पर अंडेल कर उमर कुछ देर कबल ही कमरे से बाहर गया था। शदीद गुस्से के सबब ज़मीन को छूती मोतियों की आराइशी लड़ियों को उसने झटके से परे हटाया था, जिनमें धीमा धीमा इर्ताश अब तक हो रहा था। कमरे के सन्नाटे में दाएं बाएं चकराती पहली शब की अव्वलीन सातों के उन तल्ख अल्फाज की बाज़गश्त अब तक उसे घेरे हुए थे। मिस ज़रिश तौफीक, जो खेल तुम्हारे भाई ने मेरे साथ खेला है, मैं इसे शर्मनाक और नाकाबिले माफ़ी समझता हूँ। और तुम उसके इस मकरूह फ़ेल के इर्तिकाब की वो सज़ा हो जो मेरे हज़ार गुरेज के बावजूद बुज़ुर्गों के गलत हिकमत अमली के तहत मुझसे नथी कर दी गई। लेकिन एक बात मैं तुम पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, इस घर में तुम्हारे वजूद को जगह दी गई है, इसी को गनीमत जानना। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कतई गुंजाइश नहीं है, ना आज ना कभी आइंदा। और तुम्हारे लिए ये अब सी होगा कि तुम मुझसे कोई तवक्को रखो, क्योंकि मैं आला ज़र्फ़ी को हमाकत तसव्वुर करता हूँ। उमर का लहजा धीमा लेकिन बेहद सर्द था। गठरी बना वजूद मज़ीद सिमट गया। कुछ देर कबल ख़ानदान के बड़ों के बीच रस्म निकाह इंतहाई सादगी से अदा की गई थी और वो धड़कते दिल और सहमे ख्यालात के साथ ज़रिश तौफीक से ज़रिश उमर बना दी गई थी। लेकिन महज नाम की तब्दीली तक सर्द कटीले लहजे में लम्हा भर कबल दिखाई गई हकीकत की झलक ने उस घर में उसके मकाम का तयीन कर दिया था। बिना किसी कसूर मातूब ठहराए जाने की नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियत, अपनों की बेअतनाई का मार डालने वाला दुख और धुंधले कहर यकीनी मुस्तकबिल के खदशात ने उसकी सोचों को मफलूज कर छोड़ा था और बलाखिर उसके अंदर तक भरी घुटन ने बाहर का रास्ता तलाश कर लिया था। घुटी घुटी आवाज़ों ने हलक की कैद से रिहाई पाई थी और कमरे में पहले सन्नाटे की अधूरी तस्वीर में वहशत के रंग बिखर कर रह गए। प्लेट दाएं हाथ में किए तेज तेज सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने एहतियात के दामन को मजबूती से थामे रखा था, लेकिन फिर उसकी 1001 एहतियातें हस्बे मामूल बेकार ही गई थी। लाउंज के दाखिली दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसका लंबा चौड़ा दुपट्टा दरवाजे के दाएं जानिब सजाए गए गुलाब के फूलों के गुलदान पर जा पड़ा था और अगले पल गुलदान फूलों समेत ज़मीन बोझ था। उसने एक नज़र ज़मीन पर पड़े घायल फूलों पर और दूसरी अनाबी की तलाश में दाएं बाएं दौड़ाई और फिर उस नाजुक मौके पर अनाबी की अदम मौजूदगी पर शुक्राने की सांस लेते ही मुड़ने ही वाली थी कि अकब से उभरती आवाज़ ने पाबाए जंजीर किया। 1000 मरतबा समझाया कि ज़री बीबी चलने का मोर्खा सरंजाम देने के दौरान निगाहों के साथ साथ ध्यान की खिड़कियां भी खोल लिया करो, लेकिन मजाल है जो कान पर जूं भी रेंगे। मैं कहती हूँ जब तुमसे नहीं संभलता ये 8 गज़ का दुपट्टा तो मत तोड़ा करो। कभी गुलदान से उलझता है तो कभी दरवाज़ों की उभरी सतहों से जा बगलगीर होता है। अनाबी खफगी से बोले चली गई। सॉरी अनाबी, वो दरअसल मैं नताशा की तरफ जा रही थी। शर्मिंदा शर्मिंदा लहजे में बोलते हुए उसने दुपट्टे के दोनों पल्लू मजबूती से बाएं हाथ में जकड़े और उसकी इस मखसूस अदा पर अनाबी के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। अनाबी ज़रिश की दादी के वक्त से उस घर में मुलाजमा थी। औलाद कोई थी नहीं। शौहर की वफ़ात के बाद वो मुस्तकिल यहीं की हो रही। ज़रिश की अम्मी और दीगर अफराद उन्हें बुजुर्ग का दर्जा ही देते थे। तौफीक साहब, ज़रिश के पापा, कई अहम घरेलू अमूर पर उनसे मशावरत भी कर लेते थे और बदले में उनकी ढेरों दुआएं हर रोज़ घर के मकीनों के हमरा होती थी। हाथ में थामी प्लेट दोनों घरों की मुश्तरका छोटी सी दीवार पर टिकाकर उसने दाएं बाएं अच्छी तरह जायज़ा लिया और फिर उछलकर दीवार फांद गई। पाँव दूसरी जानिब किसी पत्थर पर जा पड़ा था। वो कुछ लड़खड़ाई लेकिन फिर संभल गई थी। खी हाथों पर लग जाने वाली मिट्टी झाड़ते हुए किसी बच्चे की दबी दबी हंसी पर वो गड़बड़ा कर पलटी। कुछ फासले पर बने घर की खिड़की के पीछे दबका बच्चा कुछ तरद्दुद से ही नजर आया था। सयानी सी मुस्कुराहट होंठों पर बिखेरते हुए उसने प्लेट तकरीबन चपटने के अंदाज में उठाई और फिर तेज़ तेज़ कदम अंदर बढ़ा दिए। ये 8-10 कदम उसे आज पहली बार इतने तवील महसूस हुए थे, क्योंकि अकब में उभरती हंसी अब बाकायदा ज़ोरदार कहकों का रूप धार चुकी थी। आइंदा गेट से ही आऊँगी। अंदर कदम बढ़ाते हुए उसने हर बार की तरह दिल ही दिल में तजदीद अहद किया था। नबीहा आंटी लाउंज में ही मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अंदर कदम रखते ही उसने हस्बे मामूल सलाम झाड़ा।
वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, कैसी हो? और ये आज कौन सी सौगात आई है? चेहरे से फिसलते हुए उनकी निगाह उसके हाथों पर आ ठहरी। जी हलीम बनाई थी मैंने, सोचा आपके लिए भी लेती आऊँ। नताशा कहाँ है? उसने कहते हुए इधर उधर झांका। किचन में, एक फातहाना सी चमक ने नबिहा आंटी के चेहरे का घेराव किया था। जी किचन में, और वो भी नताशा? उसकी आंखें हैरत से बाहर उबल पड़ने को तैयार थी। वो दोनों बचपन से साथ थी और जरिश इस हकीकत से बाखूबी आगाह थी कि नताशा किचन के नाम से ही एलर्जिक थी, लेकिन इस अनहोनी के हो जाने का सबब अब उसके दिमाग में सर उभार रहा था। ओह, मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। किचन में झांकते हुए उसने बाआवाज़ बुलंद गाया। जरिश की बच्ची, बाज आ जाओ तुम, वरना। नताशा जो चूल्हे पर रखी देगची में मौजूद किसी शय को गोटा लगाने में मसरूफ़ थी, मुड़कर बोली, ओहो, गलत बयानी कब कर रही हूँ। हकीकत हाल बल्कि नहीं, हकीकत मुस्तकबिल की मंजर कशी ही तो फरमा रही हूँ। आज फिर? नताशा ने मसनूई नागवारी से शेल्फ पर रखी प्लेट को देखा था। ना ही लाया करो तुम अपना मतंजन, तुम्हारी भलाई मेरी रुसवाई बन जाती है। उसने हाथ में थामे टमाटर डेगची में डाले। कुछ खौफे खुदा खाओ लड़की, मेरी इतनी मज़ेदार हलीम को मतंजन कहने का हौसला सिर्फ तुम ही रखती हो। मुस्कुराहट छुपाते हुए वो फ़ौरन बोली थी, अच्छा शुक्र करो कि जले दिल का फफोला महज कहकर फोड़ रही हूँ। मेरा बस चले तो तुम्हें भी इस टमाटर के साथ इस देगची में पटक डालूँ। वो सख्त तपी हुई थी। तौबा तौबा, कितनी खूनख्वार आदम बेजार लड़की हो तुम। ना कोई लिहाज ना कोई पास, अब तो मैं भी आंटी के साथ हूँ। वो नताशा के चेहरे पर पहली झुंझलाहट से खूबी महफूज हो रही थी। अच्छा लाओ मैं करती हूँ। नताशा से चमचा लेते हुए उसने जल्दी काम निपटाया था और नताशा ने नबिहा आंटी की 3 घंटे की मुकर्रर करदा ड्रिल के बजाय महज आधे घंटे में ही फारिग हो जाने पर शुक्र का सांस लिया था। उसे बीए के एग्ज़ाम्स के बाद फारिग के वक्त के मज़े उड़ाते अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि उसकी शदीद मुखालफत के बावजूद नबिहा आंटी आजकल 1-2 रिश्तों के बारे में खासी संजीदगी से सोच विचार में मशगूल थी और साथ ही नताशा को सुगड़ापे के तमाम तर गुर सिखाने का बेड़ा भी उठा लिया था। और इस जलती पर तेल का काम जरिश के हाथ की मज़ेदार डिशेस बाखूबी कर रही थी। जरी को देखो, तुम्हारी हम उम्र है, तुम्हारे साथ ही तो इम्तिहान दिया उसने। पढ़ाई के साथ साथ अमूर खानादारी में भी ताक है, कितना जायका है उसके हाथ में, और तुम हो एक अंडा तक सही नहीं उबाल सकते। नताशा के पापा भी इस बारे में बेगम के ही हामी थे, सो चारों नचार उसे ये कड़वा गुण भरना ही पड़ा था। लेकिन जरिश की कभी कभार की आमद इस कड़वाहट में खासी कमी का बाहिस बन जाती थी। मेरा ख्याल था कि तुम्हारी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई चेंज तो ज़रूर आ ही गया होगा अब तक, बट आई वॉज रॉन्ग। उमर, तुम अब भी वैसे ही हो। वर्दा मुस्कुराते हुए बोली, जबकि उसकी बात पर धीमी सी मुस्कुराहट उमर के होंठों पर उभर कर मासूम हो गई। दरअसल मेरा इंस्पिरेशन का असूल दूसरों से ज़रा मुख्तलिफ है। अच्छा वो क्या? वर्दा ने अब्रू अचकाया। वो ये कि किसी अच्छे स्कूल या अच्छी बात से इस हद तक ही मुतासिर होना चाहिए कि आपकी अपनी ज़ात के ज़ाब्ते उससे न टकराएं, और मेरा हमज़ात मुझे किसी ऐसी चीज़ से इंस्पायर होने की इजाज़त नहीं देता जो उससे नापसंद हो। कुर्सी की आरामदेह पुश से टेक लगाए वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी बात से हर किसी को इत्फाक हो। कम अज़ कम मैं तुम्हारी इस मंतक से कतई मुत्फिक नहीं हूँ। वर्दा ने तरदीदी अंदाज में गर्दन दाएं बाएं हिलाए। ये इंसान की सरशत में शामिल है, अच्छाई और बेहतरी। इससे इनहराफ की गुंजाइश हरगिज़ नहीं निकलती। निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। वो कैसे? इसी तरह जिस तरह 2 पॉजिटिव चार्जेस कभी भी एक दूसरे को कशिश नहीं करते और कभी जुड़ नहीं सकते, बिल्कुल उसी तरह। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि तुम और तुम्हारे अंदर के अपने अच्छे असूल और अपनी वज़ा करदा अच्छाई के ज़ाब्ते किसी बैरूनी अच्छाई को कबूल नहीं करते? वर्दा ने मंतक तराशी। नहीं, अब ये मेरा मतलब भी नहीं था। वो फ़ौरन बोला था, उमर तुम वाकई बहुत अजीब हो। वो ज़िद चोटी। कभी कभी तो मुझे यूँ लगता है कि तुम एक शीशे के खौल में बंद हो। दुनिया को देखते तो हो लेकिन महसूस नहीं करते। झुंझलाहट भरा लहजा उमर को मुस्कुराने पर मजबूर कर क्या था। भाई वर्दा बेटे, अब कुछ खाने को भी मिलेगा या फिर इस बहस से ही पेट भरना पड़ेगा आज? अखबार में मुँह दिए बैठे सलीम दुरानी ने अब मदाखलत नागज़ीर जानी ग्लास बॉल से बाहर लॉन पर नज़रें जमाए बैठे उमर पर एक कचरती निगाह डालते हुए वो उठ खड़ी हुई। ओके पापा, मैं देखती हूँ। खाना खाने के बाद सलीम दुरानी आराम की घर से अपने कमरे में चले गए थे और वो मुलाजिम से चाय का कहकर उमर के हमरा खूबसूरत लॉन में चली आई। उमर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें
ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे तुम हो। नरम घास पर उसके हम कदम चलते हुए उसने आज कई बार सोची बात उससे कह ही दी थी। इंसान को वैसा ही नज़र आना चाहिए वर्दा जैसा हो। मुझे डिप्लोमेसी और डिप्लोमेट पर्सन दोनों से शदीद नफरत है। वो रविश की रौनक बढ़ाते गुलाबों पर झुक गया। फूल कब से अच्छे लगने लगे हैं तुम्हें? उसके लम्हा भर पहले कहे गए जुमलों पर गौर करते वर्दा हैरत अमेज़ मुसर्रत से बोली थी। फूल किसे पसंद नहीं होते डियर कज़न, बस ज़बानी इजहार की आदत मुझ में नहीं है। जबकि तुम चाहती हो कि इंसान अपनी पसंद की हर चीज़ का ढंढोरा पीटे। वो मुस्कुराते हुए सीधा हुआ तो गुलाब की नन्ही सी कली उसके हाथ में आ गई। वर्दा के दिल में यकदम ही एक ख्वाहिश सी उभरी थी। उमर, तुमसे शदीद किस्म का गिला है मुझे। लॉन के वस्त में बिछी कुर्सियों पर बैठते हुए वर्दा ने कहा। वो क्या? तुम्हें मैंने ढेरों ईमेल्स की, कहीं फैक्सेस किए, और तो और मैंने तो ख़त भी लिखा था। हालांकि ख़त वत लिखने का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तुम्हारी तरफ से नो रिस्पॉन्स। उसके लहजे में हल्की सी खफगी दराई थी। वो एक अनापरस्त, ज़िद्दी और अक्खड़ सी लड़की थी, लेकिन उस शख्स के सामने उसकी शख्सियत की ये तमाम सफ़ात जैसे किसी पस मंज़र में जा सोती थी। उस वक्त भी वो अपने शदीद गुस्से को मुकम्मल तौर पर दबाए उससे खासे नरम लहजे में मुखातिब थी। बस दरअसल पढ़ाई का शेड्यूल बेहद टफ था, बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाता था। हाथ में थामी कली उसने लापरवाही से सामने बेद की खूबसूरत सी मेज़ पर डाल दी और वर्दा के सीने से एक भरपूर ठंडी सांस खारिज होकर फिजा में गुम हो गई। न जाने इस खुर दिमाग शख्स के साथ गुजारा कैसे होगा। वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ा कर रह गए। ओके भाई, खासा वक्त हो गया, आई मस्ट गो नाउ। चाय पीते ही वो उठ खड़ा हुआ। ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आंटी से मिले काफ़ी दिन हो गए हैं। उसे उठता देखकर उसने फ़ौरन प्रोग्राम बनाया था। ठीक है चलो, लेकिन जाने से पहले तुम ज़रा अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। सनग्लासेस अपनी सुनहरी आंखों पर चढ़ाते हुए वो सरसरी से अंदाज में कहकर गाड़ी की जानिब बढ़ गया। हुलिया, उसने बेख्तियार अपने सरापे पर निगाह दौड़ाई। स्किन टाइट वाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स में वो अपने मामूल के हुलिये में थी। उफ, ये उम्र जवाद कभी नहीं बदल सकता। इतने साल की MBA की क्लास पढ़ाई अमेरिका जैसे मुल्क में पूरी किया, लेकिन सोच वहीं रवायती ही रही। नो चेंज एट ऑल। उसने नखवत से सर झटक कर सोचा था और फिर कुछ ही देर बाद वो उमर के हस्बे मंशा हुलिया में फ्रंट सीट पर बड़ा जमान थे। सफ़ेद कुर्ते और पिंक शलवार के साथ ओढ़ा गया पिंक दुपट्टा उसको बिलाशुबा पहले हुलिये से बहुत ज़्यादा रूप बख्श रहा था। वो उन लड़कियों में से थी जिन्हें बनने संवरने के लिए तगोदो की चंदा ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी महज होंठों पर लगी लाइट पिंक लिपस्टिक उसके हुस्न को दो आतिशा कर गई थी। ग्लासेस के पीछे छुपी उमर की खूबसूरत सुनहरी निगाहों की तहरीर पढ़ने में वो आज भी नाकाम रही थी। बेअतनाई और लापरवाही का चौला उतार दे तो शायद वो दिन में कभी भी नहीं देख पाऊंगी। ड्राइविंग सीट पर बेनियाज बने बैठे उमर को देखते हुए उसने जलकर सोचा था। उमर वर्दा का तायाजाद था। वर्दा अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। ददियाल में उमर उसका इकलौता कज़न था जिसकी रफ़ाकत उसे बेहद पसंद थी, लेकिन कुछ बातों में उमर एक तलाक की गुंजाइश निकाल ही लेता था जिसे वर्दा को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता। बड़ों के बीच उनकी मंगनी का फैसला चंद बरस कबल ही किया गया था, लेकिन अभी कोई बाकायदा रस्म अदा नहीं की गई थी। वर्दा के साथ साथ उमर भी इस हकीकत से आगाह था, लेकिन उसके रवैये से वर्दा कभी भी उसके अंदरूनी जज्बात का अंदाज़ा नहीं कर पाती थी। वो एक बेबाक लड़की थी। खुद पसंद ही उसकी शख्सियत का हिस्सा थी, लेकिन अपनी पसंद पर उमर की पसंद को तरजीह देना उससे अच्छा लगने लगा था। वो उसके अंदाज में तब्दीली की ख्वाहिशमंद थी, ये जाने बगैर कि मिजाज और फितरत दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों के नाम हैं। एक को कोशिश के ज़रिए बदलना मुमकिन है, जबकि दूसरा कोशिश के बावजूद भी नहीं बदला जा सकता। तुम्हें कितनी बार कहा है कि नुक्ते सही जगह पर डाला करो। अब तुम्हें दो लगाकर समझाओ ना तो फ़ौरन समझ जाओगे। जरीश और शहीर दरवाजे पर पड़ा पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुए तो सम्या सहन में बिछे तख्त पर आलती पालती मारे बैठी करीब खड़े मस्कीन सी सूरत बनाए बच्चे के कान खींचते हुए कह रही थी। सामने चटाई पर बैठे बच्चे अपने असबाग को मज़ीद ज़ोरों शोर से रटने में लग गए थे। अस्सलाम वालेकुम सम्या। जरीश की आवाज़ पर उसने बच्चे की कॉपी पर झुका सर उठाया। सामने जरीश के पीछे खड़े शहीर की शरारत भरी निगाहों पर ही वो हड़बड़ाकर तख्त से उतरी थी। आप कब आए? अम्मा, जरीश वगैरह आए हैं। उसने अंदर की तरफ मुंह करके आवाज़ लगाई। जरीश और वगैरह। शहीर की सरगोशी जरीश को मतवज्जे नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो एक बच्चे की कॉपी पर बनी ड्राइंग देखने में मगन थी। लेकिन सम्या ना सिर्फ उसकी सरगोशी को सुन चुकी थी, बल्कि उसके चेहरे पर बेतहाशा घबराहट भी दर आई थी, जिसे शहीर ने बेहद दिलचस्पी से देखा था। जरीश, बेटी आई है। और छोटे मियाँ, तुम कैसे हो? अपने भारी भरकम वजूद को तख्त तक घसीट लाने में ही रुकैया खाला हाँफने लगी थी।
वो रिश्ते में उनकी खाला थी, ज़रिश की अम्मी की सगी फूफीज़ाद। शहीर को वो हमेशा छोटे मियाँ और तौफीक मियाँ को बड़े मियाँ कहकर ही मुखातिब करती थी। दोनों के सर पर प्यार देकर वो तख्त पर ढह जाने वाले अंदाज में बैठ गई। जा सम्या, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर, उन्होंने बुत बनी सम्या से कहा तो वो तेज़ी से सर हिलाती किचन की जानिब बढ़ गई और उसके इस रोबोट नुमा अंदाज पर शहीर मुस्कुरा कर रह गया। खाला कुछ खाएंगे नहीं? बस चाय पियेंगे। ज़रिश के कहने पर उन्होंने किचन के जानिब मुँह करके दूसरा हुक्मनामा नशर किया और फिर सीधी होकर गोया हुई। ज़री, कभी कभार चक्कर लगा लिया करो, आज भी कितने अरसे के बाद आई हो। शहरी बेटा तो महीने में 3-4 बार आकर शक्ल दिखा जाता है, लेकिन तुम तो लगता है माँ ही को प्यारी हो गई। दिल तो मेरा चाहता है कि खुद तुम्हारे घर आऊँ, लेकिन क्या करूँ, सम्या के अब्बा होते थे तो साथ ले जाते थे। अब इस बंटी की ढेरों मसरूफियात से वक्त निकले तो आऊँ। छटांग भर के अपने इकलौते बेटे बंटी की ढेरों खामियां बयान करने का नादिर मौका खाला को हर आए गए के सामने ही मुयस्सर आता था। तुम सुनाओ अम्मी कैसी हैं? तुम्हारी और बड़े मियाँ, उनका क्या हाल है? अरसा गुजर जाता है उनकी शक्ल देख के। उनसे कहना कि कभी कभार चक्कर लगा लिया करे। और वो तुम्हारी पड़ोसन की बेटी, क्या भला सा नाम था? हाँ, नताशा। बहुत अच्छा इखलाक है उस बच्ची का, मुझे तो बहुत पसंद है। खाला, मैं ज़रा पानी पी आऊँ? उनकी खालिद ज़नाना गुफ्तगू से शहीर हमेशा ही आजिज़ आ जाता था। अरे भाई, तुम क्यों तकलीफ़ करते हो, मैं यहीं मंगवा देती हूँ। अरे सम्या, ज़रा शायरी के लिए एक गिलास पानी तो ले आ। उन्होंने उसके उठने से कबल ही अंदर आवाज़ दे डाली। अरे नहीं खाला, उसे क्यों डिस्टर्ब करती है, वो चाय वाय में मसरूफ़ है, मैं खुद ले लेता हूँ। वो उनके मज़ीद कुछ बोलने से कबल ही उठ खड़ा हुआ और फ़ौरन ही किचन की जानिब कदम भी बढ़ा दिए थे कि मुबादा खाला की जलाली आवाज़ की बैटरी पर चलती सम्या उसके किचन तक पहुंचने से पहले ही हाजिर खिदमत हो जाती। किचन की तरफ जाते हुए ज़रिश की मायनी खेज़ खंखार उसके कानों तक पहुंची थी। एक वहीं तो थी जो उसके इस राज की अमीन थी। वो चाय के खौलते पानी में पत्ती डालकर मुड़ रही थी कि उसे अपने ऐन सामने मुस्कुराते लबों समेत इस्तादा देखकर बेतहाशा बौखला गई और इससे कबल के पत्ती का डब्बा उसके हाथों से गिरता शहीर ने तेज़ी से बढ़कर डब्बा उसके हाथों से थाम लिया था। एक बात तो बताओ सम्या बीबी, मैं तुम्हें भूत नज़र आता हूँ जो तुम मुझे देखकर यूँ बुरी तरह खौफजदा हो जाती हो? डब्बा स्लेब पर रखकर उसने पूछा। नहीं तो, वो गड़बड़ा कर बोली। तो फिर कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? जी, ओह, अरे भाई, एक गिलास पानी चाहिए, क्या मिल सकता है? उसके ऊटपटांग मुख्तसर जवाबात उसे जिज कर डालने के लिए काफ़ी थे। वो सरस से फ्रिज से पानी की बोतल निकाल आए और गिलास भरकर उसके हाथ में थमा दिया। जिस फुर्ती से हाथ और पैर चलते हैं, अगर उतनी ही फुर्ती से ज़बान भी चला लिया करो तो मेरा आना कुछ तो सूदमंद साबित हो। पानी का खाली गिलास शल पर तकरीबन पटकते हुए वो बाहर निकल गया। उफ, सीने में कब से दबी सांस खारिज करते हुए वो उबलते हुए कहवे में दूध डालने की गर्ज से पलटी थी। और सुनो, वो अचानक ही फिर से वार्द हुआ। जी, वो बाकायदा उछल कर मुड़ी थी। उफ़ो, एक तो ये तुम्हारा डरना। खैर छोड़ो। वो जेब में हाथ डाले कुछ टटोलने में लग गया और फिर जब हाथ बाहर आया तो ट्रांसपेरेंट रैपर में लिपटी रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ उसकी हथेली पर जगमगा रही थी। ये तोहफ़ा है तुम्हारे लिए। जानती हो ये कांच की चूड़ियाँ मैंने क्यों पसंद की हैं? मैं तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे जज्बात भी उन्हीं की तरह नाजुक है। इनकी हिफाजत करना, और मेरे जज्बों के रंग तो तुम्हें इनमें झलकते नज़र आ ही रहे हैं। उसकी धीमी सरगोशियाँ सम्या के चेहरे पर धनक रंग बिखेर गई। अरे भाई सम्या, चाय बना रही हो या पाए गला रही हो? खाला रुकैया की पाटदार आवाज़ पर जहाँ वो तेज़ी से पलटकर किचन से निकला था, वहीं सम्या ने सरस से टेबल पर धरी चूड़ियाँ उठाकर कैबिनेट की दराज में छुपाई थी। बस अम्मा ला रही हूँ। उसकी बुलंद आवाज़ में बसा लोच सिर्फ शहीर ही महसूस कर पाया था और बेख्तियार मुस्कुरा दिया था। ये मौसम, ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो। ज़रिश चाय का कप बनाकर लाई तो शहीर आखिरी पकौड़े के साथ इंसाफ कर रहा था। खाली प्लेट सामने पड़ी उसका मुंह चिढ़ा रही थी। सुबह से मौसम खासा खूबसूरत हो रहा था। ठंडी ठंडी हवा ने माहौल में अजीब सी ताजगी पैदा कर दी थी और ऐसे मौसम में ज़रिश को हमेशा पकौड़े ही याद आते थे। कुछ देर कबल ही प्लेट भर पकौड़े बनाने के बाद वो लॉन में रख कर गई थी और चंद लम्हों के बाद जब चाय के कप के साथ लौटी तो पूरी प्लेट शहीर के नदीदेपन को प्यारी हो चुकी थी। और ये पहली बार हरगिज़ नहीं हुआ था। वो उसकी कई चीज़ों पर यूं ही हाथ साफ करता था और कभी कभार तो उसकी बेहद अजीज़ अशिया पर भी अपने मालकाना हकूक़ का टैग लगा देता था। बचपन की आदत में अब मज़ीद पुख्तगी आ चुकी थी। हालांकि वो अब बच्चा नहीं था, M.Com के आखिरी साल में था, लेकिन आदत वही थी। बहन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है तुम्हें शहीर? तौफीक और जरीना का ये जुमला गोया एक मुहावरे के तौर पर उनकी ज़िंदगी में शामिल था। सिस्टर, कुछ और पकौड़े मिलेंगे?
उसकी डिठाई अरूज पर थी। जी नहीं, समया जी से कहीं वो बनाकर भेज देगी। वो जी जान से जलकर बोली थी, अरे डियर वो भी पकाएगी, बस जॉब का सिलसिला सेट हो जाने दो, फिर उस पर सोचूंगा भी। उसके तपे तपे लहजे से कताई नज़र वो मुस्तकबिल की प्लानिंग में लग गया। इसी दौरान गाड़ी रुकने की आवाज़ पर दोनों ने पलटकर गेट की जानिब देखा था। वरदा उन्हें बैठे देख चुकी थी, तभी अंदर जाने के बजाय उधर ही चली आई। हाय बडी, उसने कुर्सी संभालते हुए कहा था। हेलो। शहीर के जवाब में खुशी इखलाकी की खासी अमेजिश थी, जबकि जरिश के जवाब में इखलाक ज़्यादा था। वर्दा से उनकी रिश्तेदारी की जंजीर खासी लंबी थी। उसके अब्बू जरिश की अम्मी जरीना के दूर पार के चचेरे भाई थे और यूँ ख़ानदान में होने वाली मुख्तलिफ तकरीबात में मिलना जुलना होता रहता था। शहीर की वर्दा से खूब बनती थी और उसकी बुनियादी वजह उन दोनों की जहनी हम आंगी थी और इस हम आंगी में शहीर की खुद साख्ता कोशिशों का खासा अमल दखल था। वाटा टेस्ट वर्दा, कितनी खूबसूरत शर्ट है, बहुत सज रही है तुम पर। शहीर ने बरमला तारीफ़ की थी, क्योंकि इजहार ख्याल के वाले से वो कंजूसी का हरगिज़ कायल नहीं था। जबकि जरिश ने शहीर की इस दोगली तारीफ़ पर कदर नागवारी से उसके जिस्म पर फिट उस गहरी सब्ज़ शर्ट को देखा था जो उसके नस्वानी वकार की वाज़ेह धज्जियाँ बिखेर रही थी। थैंक यू। वर्दा का नख़वत भरा अंदाज़ जरिश की कोफत में खातिर ख्वाह इजाफे का सबब बना। तब भी वो उठ खड़ी हुई, तरहदार, तेज़ तरार और खुद पसंदी की गर्द में सर तपा अटी। अपनी ये दूर पार की कज़न जरिश को कभी भी ज़्यादा पसंद नहीं रही थी। क्या लेंगी आप वर्दा, चाय या ठंडा? उसने उठते हुए हक़ मेज़बानी निभाया। भाई इस मौसम की मुनासबत से तो चाय ही ठीक रहेगी। उसने खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ अपनी पसंद से आगाही दी। कब तक फारिग हो रहे हो तुम स्टडीज़ से? जरिश के जाने के बाद उसने टांगे फैलाए बैठे शहीर से इस्तफसार किया। आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, फिर तुम्हारे दरे दौलत पर हाज़िरी देनी है। वो सीधा हो बैठा। हाँ बिल्कुल, मैंने की थी पापा से बात। बहुत खुश है वो तुम्हारे इस फैसले से, क्योंकि हमारी कंपनी का मफाद सोचना अपनों का ही काम है। अब इस तनख्वाहदार तबके को तो अपनी तनख्वाह से ही गर्ज होगी ना। मालिक का नुकसान हो या नफ़ा, उन्हें इससे क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? हाथों पर लगी शेडिड क्यूटिक्स को जांचते हुए उसने राय चाही, जो हस्बे मामूल मस्बती थी। बिल्कुल बिल्कुल, भला इन लोगों को कंपनी के मफाद या नुकसान से क्या गर्ज हो सकती है? कुछ देर बाद जरिश ने रशीद के हाथ चाय भिजवाई थी। अरे हाँ वर्दा, कल अम्मी बता रही थी कि उमर स्टेट से वापस आ गया। चाय के साथ बिस्किट उड़ाते हुए उसे अचानक ख्याल आया था। हाँ पिछले माह वापस आया। चाय की सिप लेती वर्दा की निगाहों में एक नामालूम सी सोच आ ठहरी। तो फिर तो तैयारियां शुरू होंगी पिया देश सुधारने की। वो शरारत से हंसा। पता नहीं, उसके खूबसूरत होंठों पर पहली मुस्कान बेहद फीकी थी। क्या मतलब भाई? दरअसल अब वो अपनी फैक्ट्री शुरू कर रहा है। इस कुछ वक्त तो लगेगा इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में। उसके फारिग होने के बाद ही इस मौजू पर बात होगी। वो फ़ौरन संभल कर बोली थी और फिर वो ज़्यादा देर नहीं बैठी। चाय ख़त्म करते ही उठ खड़ी हुई। ज़िंदगी के कुछ पहलू ऐसे भी होते हैं जिनमें अपनी सोचों को उलझाना बाइस से हज़ार बन जाता है, लेकिन फिर जब वही पहलू गुमान की धुन से निकलकर मुजस्सम सूरत में सामने आ खड़े हों तो फ़रार की हर राह मुखदोश होकर रह जाती है। और वर्दा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उमर का रवैया इस नाजुक रिश्ते के हवाले से बिलाशुबा उसे बेहद बेरंग और रूखा फीका लगता था, लेकिन किसी नाकाबिले यकीन और अचानक हो जाने वाले फैसले का मज़हर कभी भी नहीं लगा था। आज उसकी ज़िंदगी में अचानक रौनमा होने वाला ये वाक़या उसके लिए हरगिज़ काबिले कबूल न था। सलीम दुरानी अपनी बेटी के अनापरस्त और ज़िद्दी फितरत से वाकिफ़ थे और उमर के इनकार को वर्दा तक पहुंचाने की हिम्मत उनमें नहीं थी। तभी तमाम तर बोझ अपनी बेगम पर डालकर बोझल दिल लिए अपने कमरे में चले गए थे। वो अपने बड़े भाई वसीम दुरानी से शिकवा कर चुके थे, लेकिन वो भी मजबूर थे। इकलौते जवान बेटे की मर्ज़ी के खिलाफ फैसला करना बिलाशुबा उनके लिए सूदमंद साबित नहीं हो सकता था। रईसा ने अगरचे बेहद हल्के फुल्के अंदाज में उसे उमर के फैसले से आगाह किया था, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल बेहद फितरी था। लेकिन मम्मा ये सब कैसे कर सकता है? अल्फाज उसके लबों से टूट टूट कर अदा हुए थे। वर्दा, हमने कोई बाकायदा रस्म तो की नहीं थी बेटा। बड़ों की एक तजवीज़ थी जिसे मानना ना मानना उसके इख्तियार में था, और यूँ भी जोड़े आसमानों पर तय होते। खुदा ने मेरी बेटी के लिए कहीं बहुत बेहतर शख्स संभाल रखा है, मुझे पूरा यकीन है। वो अपनी दांत में उसे बहला रही थी, इस बात से कतई नज़र के यही लफ्ज़ उस वक्त उसके किरची किरची वजूद को मज़ीद हिस्सों में मुनकसिम कर रहे थे। जब तकलीफ़ बढ़ गई तब वो उसके सामने जा खड़ी हुई थी। वो अपने कमरे में बेड पर औंधा लेटा रिकी मार्टिन की नई एल्बम से महजूज़ हो रहा था जब वो मतविश निगाहें लिए दरवाज़ा झटके से खोलकर उसके कमरे में दाखिल हुई थी। उसे यूँ अचानक अपने सामने देखकर वो एक लम्हे को गड़बड़ा गया, लेकिन फिर अगले ही पल पुरसुकून अंदाज में हाथ बढ़ाकर सीडी प्लेयर ऑफ कर दिया।
आओ वर्दा, कैसी हो, बैठो प्लीज़, उसने मामूल के अंदाज में कहते हुए उसे बैठने का इशारा किया। नहीं उमर जवाद, मैं बैठने नहीं, सिर्फ अपनी तौहीन की वजह जानने आई हूँ। उसका लहजा बेहद सर्द और बेतासुर था। उमर उससे इसी किस्म के रद्द अमल की तवक्को कर रहा था। तभी भरपूर सांस खींचकर मुखातिब हुआ था। वर्दा, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर इट, लेकिन शादी महज दो इंसानों के मिलाप का नाम नहीं है, बल्कि दो सोचों को यकजा करने का नाम है, दो जहनों का मिलाप है। और मेरा ख्याल है कि तुम्हारी और मेरी जहनी हमांगी सिफर है, और अगर तुम हकीकत पसंदी से जायज़ा लो तो मेरी बात की तायद ज़रूर करोगी। मैंने जो स्टैंड इस हवाले से लिया है वो मेरे ही नहीं, तुम्हारे हक़ में भी बेहतर है। उमर मुसलसल बोल रहा था। वो मज़ीद क्या कह रहा था वर्दा सुन नहीं पाई। उसकी इज़्ज़त नफ्स पर मुस्तरद किए जाने के ताज़ियाने ने जो ज़रबे लगाई थी वो उसकी समाहत पर दबीज़ पर्दों की मानिद तन गई थी। कम आयगी का जो तकलीफ़ दे एहसास उमर के अल्फाज उसे सौंप रहे थे वो मुस्तकबिल में वकूफ़ पजीर होने वाली तलखियों का पेश खैमा बन गया था। शादी के मौके पर दुल्हन बनी समिया पर बेहद रूप आया था। उसकी सजी सजाई स्याह कुशादा निगाहों में हलकोरे लेती बेनाम सी उदासी को जरिश ने बेहद दुख से महसूस किया था। मुबारक हो। लाइट ब्राउन टू पीस पहने उमर की सुनहरी आंखें आज अजब कशिश की हामिल थी। वर्दा के दिल में होक सी उठी, कुछ खो देने का एहसास जो उमर और समिया की शादी की खबर मौसूल होते उसके दिल में जौगजी हुआ था। मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने लगा था, लेकिन फिर खुद को संभाले चेहरे पर खुद साख्ता बशाश सजाते हुए वो स्टेज पर चढ़ी थी। थैंक यू वर्दा, थैंक्स फॉर कमिंग। सुर्ख गुलाबों का वो बड़ा सा खूबसूरत बुके थामते हुए उमर उसकी आला ज़र्फ़ी को दिल ही दिल में सराहे बगैर रह नहीं सका। उसके लिए तो उसका आना ही गैर मुतवक्किल था। कुछ जाके ये वो हशाश बशाश उसकी इस खुशी की मुबारकबाद भी दे रही थी। वो उमर के पहलू में सिमटी बैठी समिया के नज़दीक सोफ़े पर बैठ गई। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो समिया, यू आर रियली वेरी लकी। समिया के बने सवरे सरापे पर छेदती निगाह डालकर कहते हुए वर्दा का लहजा उसकी निगाहों में उभर आए तासुरात से अक्सर मुख्तलिफ था। शुक्रिया। समिया की बेहद धीमी आवाज़ में छुपा गुरेज वाज़े महसूस करती हुई वह बेख्तियार मुस्कुरा दी थी, और अपनी इस मुस्कुराहट में छुपे नफ़रत के रंग सिर्फ उसी का दिल महसूस कर रहे थे। समिया, मेरे हवाले से अपने दिल में कभी किसी खदशे को जगह मत देना। बिलाशुबा उमर मेरा बचपन का दोस्त था, बल्कि बहुत अच्छा दोस्त है, और वो शोशा जिसे बुज़ुर्गों की गलती के बायस ख़ानदान में हुआ महज एक ख्याल था जिसे ना तो मेरा जहन कबूल कर सका और ना उमर की सोच, और यूं ये शोशा एक ख्याल की तरह उभरा और एक ख्याल ही की तरह ख़त्म हो गया। अब अपने दिल से मेरे हवाले से पैदा शुदा हर शुबा धो डालो। आज का दिन तुम्हारे लिए बेहद अहम है। चेयर अप। उसके खुद साख्ता नरम लहजे की वजाहत ने समिया के दिल में धरा एक बोझ तो सिरका ही दिया था, लेकिन वो दूसरा बोझ जूं का तू था जिसे हटाने के बारे में उसका नादान जहन शायद खुद ही आमादा नहीं था। अरे क्या बताऊं तुम्हें ज़रीना, किस तरह खुशकिस्मती ने यकदम ही दरवाजे पर दस्तक दे डाली। मुझे क्या मालूम था कि घर में मुनक्कदा एक छोटी सी तकरीब मेरी बेटी का नसीब खोल डालेगी। उमर की वालदा ने तो मुझे पूरी तरह तैयारी करने की मोहलत भी नहीं दी। बस चट मंगनी और पट ब्याह। रुखसती में कुछ ही वक्त बाकी था। रुकैया खाला मुसरत से लबरेज आवाज़ में अगरचे धीमे लहजे में जरिश की अम्मी को तफसील बताने में मगन थी, लेकिन उनकी बज़ाहिर धीमी गुफ्तगू पर कुछ फासले पर बैठे शहीर ने बेख्तियार पहलू बदला था। सच में तो हक्का बक्का रह गई थी उमर की अम्मी के रिश्ता मांगने पर। कहाँ उमर जैसा लाखों में एक लड़का, और कहाँ मेरी सीधी सादी समिया। लेकिन देख लो कैसी अच्छी किस्मत लिखवा कर आई है मेरी बच्ची। और हाँ, अब तुमसे क्या पर्दा, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई। उमर बेटे ने तो जहेज़ ना लेने की शर्त रखी थी। अब तुम ही ये बताओ भला, ये अच्छा लगता है? बस फिर मैंने चेहरे पर ढेरों तनाव लिए शहीर को झटके से उठकर बाहर जाता देखकर वर्दा जो उससे पिछली कतार में बिछी कुर्सियों पर हाथ रख के खड़ी बेतासुर चेहरे के साथ सरसरी से अंदाज में रुकैया खाला की गुफ्तगू सुन रही थी, बुरी तरह ठठक गई थी। वैसे आइडियल वाइडियल की कोई हकीकत नहीं होती, ख्वामखा दिल जलाने वाली बात है ये। अब भला बिल्कुल वैसा शख्स कहाँ मिल सकता है जो इंसान खुद अपने जहन में तराशे, हर खूबी मौजूद और हर खामी से मुबरा पर्सनैलिटी, वैसा एक कद, वहीं आंखें, वहीं रंगत। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीने से भरपूर ठंडी सांस खारिज करते हुए नताशा बेहद मायूसी से गोया हुई। पिछले हफ्ते होने वाली मंगनी के बाद हर रोज़ ज़रीफ से उसकी मुलाकात नागुज़ीर थी। नताशा की मम्मा तो फ़ौरन शादी का भी सोचे बैठी थी, लेकिन किस्मत की यावरी से नताशा ने बीए में मुनासिब नंबर्स लेकर पास होने का शर्फ हासिल कर ही लिया था, और यूँ आगे यूनिवर्सिटी में दाखिले की वजह से उन्हें अपना चट मंगनी और पट ब्याह वाला मनसूबा मुलतवी करना पड़ा था। मुश्तरका मंगनी के फंक्शन में अपने आधे गंजे मंगेतर को नताशा ने देखते रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन दिल ही दिल में, क्योंकि मम्मा का फ़ैसला पत्थर पर लकीर था। बैंक में आला ओहदे पर फाइज,
रऊफ जमान जैसा ख़ानदानी लड़का रद्द करने का वो सोच भी नहीं सकती थी। सो अब तकरीबन रोज़ाना ज़रिश को उसकी ढेरों ढेर ठंडी आहों को समेटना पड़ता। उस वक्त भी वो ज़रिश के कमरे की बालकनी में बैठी चाय के साथ इंसाफ करते हुए टेम्परेचर में मुसलसल कमी का बायस बन रही थी। तो तुम्हें ये एहसास हो ही गया कि ये सब सरासर खराफात है। चलो खैर, देर आई दुरुस्त आई। ज़रिश के होंठों पर नरम मुस्कुराहट खेल रही थी। हाँ, बहुत सा वक्त बर्बाद किया है मैंने, लेकिन अब बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है। कब शुरू हो रही हैं तुम्हारी क्लासेस? ज़रिश ने बिस्किट की प्लेट अपनी जानिब खिसकाते हुए इस्तफसार किया। बस तकरीबन 1-2 हफ्ते तक, लेकिन तुमने बड़ी ज़्यादती किया मेरे साथ। इतने अच्छे मार्क्स लेने के बावजूद प्राइवेट एमए का नादिर मशवरा तुम्हें पता नहीं किस बेवकूफ़ ने दिया। अब अगर तुम मेरे साथ होती तो अच्छा खासा हौसला हो जाता मुझे, और हैरत तो मुझे अंकल आंटी पर भी है, जिन्होंने बिला छू चरा तुम्हारे इस फैसले को मान भी लिया। 4 साल इकट्ठे कॉलेज लाइफ एंजॉय करने की वजह से नताशा अब यूनिवर्सिटी में भी उसके साथ की मुतमनी थी। तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो, और मैं तुम्हें 1000 बार बता भी चुकी हूँ कि जितना पढ़ाई का शौक़ तुम्हें है मुझे हरगिज़ नहीं है। तुम्हारे और मेरे मार्क्स का फ़र्क इस सब का सबसे बड़ा सबूत है। बिस्किट हलक से उतार कर वो इत्मीनान से गोया हुई थी। उसी लम्हे नीचे कॉरिडोर से आती अनाबी की बुलंद आवाज़ ने दोनों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की। रशीद, और रशीद मियाँ, कितनी बार कहा है तुम्हें कि ये पर्दे उठाकर धोबी को दे आओ। सुबह से उतारे रखे, लेकिन नामालूम कौन सी नाइंजार मसरूफियत है तुम्हारी जो ख़त्म होने में नहीं आ रही। वो दोनों अनाबी के तबसरे पर बेख्तियार मुस्कुरा दी। कुछ ही लम्हों बाद झुंझलाया सा रशीद हाथों में बड़ी सी गठरी थामे बाहर जाता नजर आया, और उसके चेहरे के बनते बिगड़ते जामियों पर दोनों की मुस्कुराहट खिलखिलाहट में बदल गई थी। लेकिन फिर ज़रिश की हंसी को फ़ौरन ही ब्रेक भी लग गए थे। सूटेड बूटे से शहर को देखकर जहाँ उसकी निगाहों में इस्तेजाब उतरा था, वहीं नताशा भी किसी हद तक हैरान नजर आई थी। उसकी गाड़ी के गेट से बाहर निकलने तक दोनों की नज़रें वहीं अटकी रही। शहीर भाई भी बस अजीब ही हैं। चल लम्हों बाद अपनी हैरत पर काबू पाते हुए वो इस कदर कह सके, और उसका हैरान होना दुरुस्त भी था। पिछले माह होने वाली सम्या की शादी के बाद से वो उसकी इस शौकी को देखने को तरस गई थी। दिन के बेशतर वक्त उसके कमरे में बजते सीडी प्लेयर की उदास धुनें फिजा को सोगवार रखती थी, और आज यूँ अचानक फिर उसे पहले वाली जोन में देखकर उसका तहिर ज़दा रह जाना बिलाशुबा फितरी था। और नताशा, जो किसी हद तक इस राज से वाकिफ़ थी, उसकी निगाहों में हैरत की झलक महज चंद लम्हों के लिए उभरी थी, जो बाद में मबहम से तासुरात में बदल गई थी। मर्द की एक ही तो खूबी है जो उसे मर्द साबित करती है। तो नहीं, तू नहीं, और सही, और नहीं, और सही। वो हंसी थी, और ज़रिश को भी उसकी हंसी न जाने क्यों बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। लिपस्टिक की हल्की सी तह होंठों पर जमाए हुए उसने सरसरी सी निगाह कुछ फासले पर फाइलों में सर दिए बैठे उमर पर डाली थी। दिल में उभरने वाले इन ख्यालात की आवाज़ बाज़गश्त फिर से दिल की दीवारों से सर टकराने लगी। भरपूर सांस लेते हुए उसने सर झटक कर उस एहसास से दामन छुड़ाते हुए साड़ी का पल्लू सलीके से संभाला और ड्रेसिंग टेबल के सामने से उठ गई। चले उमर, मैं तैयार हूँ। आज उमर के एक दोस्त ने उनके एजाज़ में दावत का एहतमाम किया था। अपनी तैयारी में उसने आज खासा वक्त सर्व किया था। वाइट कलर की साड़ी के बॉर्डर पर किया गया हल्का फुल्का दबके का काम बहुत खूबसूरत लग रहा था। लंबे से बालों का ऊंचा सा जोड़ा बनाए हल्के फुल्के मेकअप में उसकी शहाबी रंगत बेहद नुमायाँ हो रही थी। उसकी गहरी स्याह कुशादा निगाहें उमर पर मरकूज थी। एक अजीब सी आस थी उनमें जो उसके दिल से निकलकर निगाहों में बड़ा जमान हुई थी। उमर ने सर उठाकर उसे देखा। ओके, मैं भी बस फारिग हो रहा हूँ। तुम यूँ करो, अम्मी को बताओ मैं इतनी देर में ये सब समेट लूँ। सर झुकाए वो फिर से कागजात के उस परंदे की जानिब मतवज्जे हो चुका था। वहीं लहजा, वहीं अल्फाज, वहीं अंदाज, सब कुछ वहीं था जो वो शादी के बहुत पहले दिन से महसूस कर रही थी, नज़रअंदाज कर रही थी। और हर बार की तरह इस बार भी उमर के हद दर्जा लाताल्लुक़ से अंदाज पर उसने बेहद दुख से उसे देखा था। बेहद खामोशी से कमरे से निकलते वक्त उसने एक खामोश निगाह अपने उस मुतमईन मजाजी खुदा पर डाली थी जो उसका इत्मीनान न जाने कब से चकनाचूर कर चुका था। वो हसीन थी और इस हकीकत का इदराक भी रखती थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही शहीर जैसे खलंडरे लड़के की निगाहों में अपने लिए जलती बुझती रंग बिरंगी मिशलें और होंठों से झड़ते महकते फूलों ने इस एहसास को एक नया नाम दिया था। लेकिन इन ख्वाबों का रंग गहरा होने से कबल ही उम्मीद की मेहंदी तल्ख हकीकत के पानियों में बह गई थी। उसकी किताब ज़ीस्त पर रकम शहर के अव्वलीन लम्हों के वो तौसीफ़ी कलमात अब भी जूं के तू थे। शायद वो इन सफ़हात को पहाड़ ही डालती जो अगर उमर का सर्द मोर रवैया उसकी ज़ात को न ढांपता। ये उसके अंदर पैदा होने वाली महरूमी ही थी कि उसे वो अल्फाज, वो जज्बे अब मज़ीद कीमती मालूम होते थे जो उसकी ज़ात के हवाले से किसी के लबों ने अदा किए थे। उमर के संजीदा मिजाज को कबूल करना उसके लिए खासा मुश्किल मरहला था।
उसके मुंह से निकलने वाले रस्मी कलमात के अलावा कोई दिल फरेब महका सा जुमला सुनने की हसरत अब लाहासिल ख्वाहिश की तरह उसके दिल में दफन होने लगी थी। वो इस हकीकत को कबूल करने की हक़ुल इम्कान कोशिश कर रही थी, लेकिन मामला फहमी के लिए दरकार ज़हनी पुख्तगी वो कहाँ से लाती, और यूँ हर गुज़रता दिन उसे बेशुमार उलझन में डालता जा रहा था। ये तो कुछ भी नहीं है शहीर, तुम में जो टैलेंट है वो तुम्हारे लिए मज़ीद तरक्की की राहें खोलेगा। अभी तो इब्तदा है तुम्हारे काम की। फ्लैट की चाबी उसके सामने डालते हुए वर्दा खासे प्रोफेशनल अंदाज में बोली थी। थैंक यू सो मच वर्दा। तुम जैसे जिस टैलेंट के कदरदान ना हो तो हम जैसों को कौन पूछेगा। उसके खूबसूरत ऑफिस में आरामदेह नशिस्त पर बड़ा जमान शहर की मुसर्रत दीदनी थी। कुछ ही अर्सा पहले वर्दा के पापा की उस फर्म में एक मुनासिब सी पोस्ट पर फाइज किया गया था और बज़ाहिर उसकी काबिलियत ने ही वर्दा को बेपनाह मुतासिर किया था। ओहदे में तरक्की के साथ साथ फर्म की तरफ से उसे पोश इलाके में एक फ्लैट भी दिया गया था। उसकी इस कामयाबी पर उसके साथ साथ घर में भी सब बहुत खुश थे। जरिश ने तो बाकायदा ट्रीट मांगी थी जिसे मिलने की उम्मीद उसे खुद भी नहीं थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि शायरी बेटा बेहद ज़हीन है, लाइक फाइक है, तरक्की करेगा, खूब तरक्की करेगा। अनाबी ने बेहद खुश होकर उसके माथे पर बोसा दिया था। उसकी इस ख्वाहिश को कि वो सब चलकर उसके साथ चंद दिन फ्लैट में रहे तौफीक साहब ने नरमी से रद्द कर दिया। ना बेटा, ये तुम्हारी चीज़ है, तुम अपनी आइंदा नस्ल के लिए संभाल रखो। जरीना भी इस मामले में शौहर ही के ख्यालात की हामी थी, लेकिन जरीश अनाबी के हमरा न सिर्फ फ्लैट देखने गई थी बल्कि 1-2 रोज़ रही भी थी। लेकिन फिर जल्द ही उदासी ने आ घेरा था। अरे बेटा, मैं तो पहले ही कहती थी कि हम नहीं रह सकते बिखर कर। अब चलो वापसी की तैयारी बांधो। मैं तो खुद चाह रही थी कि अब वापस चला जाए, लेकिन फिर तुम्हारी ही वजह से खामोश थी। अनाबी के कहते ही उसने फ़ौरन वापसी का कसद किया था। बहुत अच्छी सेटिंग की है तुमने समिया, ऐसा लुक पहली बार आया है। वर्दा ने बेख्तियार ड्राइंग रूम की नई सेटिंग को सराहा था। उसके लबों से अदा करदा तौसीफ़ी कलमात ने उसकी निगाहों में मौजूद जामिद तासुरात को किसी हद तक मख्फी कर दिया था। शुक्रिया, मैंने तो बस चंद चीज़ों की जगह ही बदली है, बाकी सब तो वही है। समिया के होंठों पर मासूम मुस्कुराहट थी। वो वर्दा से खासी मुतासिर थी। अपनी उस अल्ट्रा मॉडर्न तरहदार किस्म की कज़न से वो शादी से कबल ख़ानदान में होने वाले फंक्शंस में ही चंद एक बार मिली थी, लेकिन अब शादी के बाद हफ्ते में 1-2 बार तो उनकी मुलाकात ज़रूर होती थी। समिया वर्दा और उमर की ज़बानी निस्बत के टूट जाने पर खासी हैरान हुई थी, और उसकी ये हैरत वर्दा से होने वाली बारहा मुलाकातों के बाद दो चंद हो गई थी, क्योंकि उसमें वो तमाम खूबियाँ बदर्जा या तम मौजूद थी जो किसी भी लड़की को मुकम्मल साबित करने के लिए काफ़ी थी। बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी, नए ज़माने की जिद्दतों से बाखूबी आगाह, खुश मिजाज और जहानत क्या नहीं था उसमें। वैसे उमर वाकई बहुत खुशकिस्मत है, तुम खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन और बेहद टैलेंटेड भी हो। वसी ड्राइंग रूम के जायजे के साथ साथ उसके तारीफ़ी कलमात भी जारी थे। आप क्या लेंगी, चाय या फिर सिर्फ चाय? और कुछ नहीं, दरअसल ऑफिस में आज काम ज़्यादा नहीं था, जल्दी फारिग होगी तो सोचा तुमसे मिलती चलो। अच्छा किया, मैं भी खासी बोर हो जाती हूँ, आप आती हैं तो अच्छा वक्त गुजर जाता है। अम्मी होती हैं घर पर, लेकिन अब सारा दिन तो वो मेरे साथ नहीं गुजार सकती ना। आपके आने से मुझे भी कंपनी मिल जाती है। समिया का पुरखुलूस अंदाज वर्दा के चेहरे पर एक मुबहम सी मुस्कुराहट दौड़ा गया था, और उसकी हसीन आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी थी। समिया मुलाजिम से चाय का कहकर फिर से उसके पास आ बैठी। तुम्हारा टेस्ट अपने लिबास के मामले में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वर्दा कंधों से नीचे आते बालों का दांत से झटका देकर पीछे गिराते हुए फिर से गोया हुई थी। अच्छा, आप कहती हैं तो होगा। समिया के होंठों पर फीकी सी मुस्कान दर आई। अरे नहीं भाई, कसरे नफसी से काम मत लो, तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन ही ऐसा है कि इस पर हर रंग सूट करता है। वर्दा की बात पर समिया एक पल को खामोश सी हो गई। उसकी निगाहों में एक मुजरमाना सा एहसास जाग गुजरी था। ये अल्फाज वो सुनने की मतमनी तो थी, लेकिन वो शख्स जिसके साथ उसे सारी ज़िंदगी गुजारनी थी जैसे किसी बर्फ़ ज़दा माहौल का रिहायशी था। कोई खुशगवार जज्बा, कोई हसीन लम्हा, कुछ भी ना था उसकी यादों में। ये दुरुस्त था कि उमर के मिजाज में वारस्तगाना और आशिकाना और साफ की बेपनाह कमी थी, बल्कि ये कहना ज़्यादा सही था कि ये चीज़ उसमें मफकूद थी। लेकिन इन खामियों से कतई नज़र वो एक अच्छा शौहर था, उसकी हर ख्वाहिश और ज़रूरत को पूरा करता था। लेकिन उस मुकम्मल इंसान में न जाने ये ख्याल खला क्यों रह गया था, या फिर ये महज समिया ही की खुदगर्ज सोच थी। उसे सराहे जाने की ख्वाहिश आज तक खुद से कभी नहीं करना पड़ी थी, और अब जब ये सब उसकी ज़िंदगी में एक ज़रूरत की तरह शामिल हो चुका था तो उसकी कमी उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वर्दा की आमद उसके जलते उबलते एहसासात पर ठंडी फवार बरसा जाती, क्योंकि इस मामले में वो बला की बेतकल्लुफ़ साबित हुई थी। और शायद ये वर्दा की बेतकल्फ़ी का ही नतीजा था कि समिया ने धीरे धीरे गुजरते दिनों में अपने दिल में मुस्तकिल मकीम इस दर्द का तमाम अता पता उसे दे डाला था। और जवाबन जो अजीबो गरीब तासुर वर्दा की जिगर जिगर करती निगाहों में हलकोरे लेता दिखाई दिया था, उसे समिया हरगिज़ नहीं समझी थी।
तुम सम्या को पसंद करते थे शहीर? उसने बेहद पुरसुकून लहजे में शहीर के सर पर बम फोड़ा। अभी कुछ देर पहले ही वर्दा ने उसे किसी ज़रूरी फाइल पर डिस्कशन के लिए बुलवाया था और मीटिंग के इख्तिताम पर कागजात समेटे। वो उठ ही रहा था कि वर्दा के अल्फाज पर तहीर ज़दा सा खामोश बैठा रह गया और अंधेरे में मारा गया वो तीर जो वर्दा ने महज एक मुहिम से क्यास की कमान में रखकर छोड़ा था। शहीर का बुरी तरह ठठकना और निगाहों में इस्तजाब अमेज़ तासुरात का ठहरना उसके ऐन निशाने पर लगने की बाकायदा गवाही दे गया था। मैंने तुमसे कुछ पूछा है शहीर? अपने स्कार्फ को उंगली के गिर्द धीरे धीरे लपेटते हुए वो फिर से मुखातिब थी। ये सब मेरा मतलब है कि ये सब। वो खासा गड़बड़ा उठा। देखो शायरी, आई नो एवरीथिंग। मुझसे गलत बयानी मत करना क्योंकि ये सब मुझ तक समया के ज़रिए पहुंचा है। ये झूठ करने में उसे कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई थी। क्या समया ने? वो बेयकीनी से उसे देखता रह गया। हाँ, समया ने। तुम बहुत बुज़दिल साबित हुए शहीर। कैसे खामोशी से उसकी ज़िंदगी से अलग हो गए तुम शायद नहीं समझ सकोगे, लेकिन हकीकत तो यह है कि औरत एक नाजुक आबगीने का नाम है जो ज़रा से ठेस से बिखर जाती है। कुर्सी के आरामदेह पुश से टेक लगाते हुए वो तासुफ अमेज़ लहजे में बोली थी। क्या मतलब है तुम्हारा? शहीर की उलझन भरी निगाहें उसके मुतासिफ चेहरे पर मरकूज थी। मैं जो कहना चाह रही हूँ तुम इससे बाखूबी वाकिफ़ हो शहरी। समया ने तुमसे मोहब्बत की है, शदीद मोहब्बत, और वो अब तक। प्लीज़ बर्ता। उसकी अगली बात का मफहूम समझते ही उसने हाथ उठाकर उसकी बात काटी थी। वो सब मेरी ना समझी थी, नादानी थी। समया को भुलाए मुझे अरसा गुजर चुका। वो अब एक शादीशुदा औरत है और कम ऑन शहीर। उसे टोकते हुए वो कदर सीधी हो बैठी। ये सब बेकार दकियानूसी बातें। आजकल के दौर में इन फरसूदा ख्यालात को कौन अहमियत देता है? अगर कोई लड़की अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं है तो वो अपनी बेहतरी के लिए कोई भी स्टेप ले सकती है। अपनी खुशी के लिए कोई भी कदम उठाना उसका हक है। धीरे धीरे पुरजोर लहजे में बोलती वो कदरे आगे को झुकाए। शहीर ने निगाहें सुकेड़ के बगौर उसे देखा। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? इन अल्फाज के पीछे धुंध में लिपटी बात वो किसी हद तक समझ गया था, तभी उसका लहजा ढेरों बेयकीनी लिए हुए था। तुम बिल्कुल ठीक समझो। समय अब भी तुम्हारी हो सकती। कानून मज़हब उसे यह हक देते हैं कि वो अपनी आइंदा ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर सके। उम्र से उसकी अलहदगी हरगिज़ बड़ा मसला नहीं है। उसने बेहद आम से लहजे में कहा था, और ये वर्दा ही की मुसलसल काविश और अल्फाज का सहर अंगेज़ असर था कि वो कहानी जिसकी सतरे शहीर अपने दिल से कब का खुरिच कर फेंक चुका था, अब नए अल्फाज के साथ फिर से उसके पर्दाए ज़हन पर उभरने लगी थी। हाँ जी, समया बाजी आई हैं। रहने आई हो ना बाजी? उसके साथ आए भारी सूटकेस को देखकर करीब बंटी ने झुककर पूछा था। हाँ, रहने ही आई हूँ। निगाहें चुराए वो बामुश्किल बोल पाए। जम रह बेटी, पर तू अकेली क्यों है? उमर बेटा नहीं आया साथ? रुकैया खाला को रवायती माँ वाली तशवीश अम्मा वक्त चिमटी रहती थी। बताया तो था अम्मा, उन्हें अपनी फैक्ट्री के किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना था। अरे हाँ, याद आया। बस इस बुढ़ापे की एक सौगात पर भुलक्कड़पन भी है। चल खैर, इसी बहाने कुछ दिन मेरे पास भी गुजरे तुम्हारे। उसकी सोचो ख्यालात से बेनियाज उन्होंने धीरे से हंसकर कहा था, जबकि उसका ज़हन फिर से वर्दा के कल के उन अल्फाज में अटक कर रह गया था। शरीर तुम्हें अब भी बहुत याद करता है समया। दिन में कई बार तुम्हारा तज़किरा करता है। घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि कोई फ़ैसला कर लिया जाए। लेकिन एक बात जहन में रखना कि अपनी ज़िंदगी का ये बेहद अहम फ़ैसला तुम्हें खुद से करना है, अपने दिल की पूरी आमादगी से और अपने दिमाग की तमाम तर सलाहियत बरोकार लाते हुए। सोचो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, मनपसंद ख्वाहिश या फिर मन को मारते समझौते। फ़ैसले का कुल इख्तियार तुम्हारे हाथ में है। अल्फाज की ये बाज़गश्त न जाने और कितने लम्हे उसकी सोच के दामन से लिपटी रहती, लेकिन फिर बंटी उसके करीब आ बैठा और उसके स्कूल के दिलचस्प किस्सों ने किसी हद तक उसका ध्यान बटा ही दिया था। ये सब क्या है शहीर? तौफीक साहब बेहद गुस्से में थे। वो अभी ऑफिस से वापस आया ही था कि तौफीक साहब गुस्से में तने असाब लिए उसके सर पर आ खड़े हुए थे। क्या हुआ अबू? उसके जूतों के तस्मे खोलते हाथ रुके। क्या हुआ साहिबजादे? इस मसनूई सादगी का चोला मत पहनो। मेरे सामने क़यामत खड़ी करके मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? ये समया वाला किस्सा, क्या हकीकत है इसमें? ओह, तो समया ने कदम उठा ही लिया कि उसने भरपूर सांस ले सीने में मकीद करते हुए सोचा था और उसके जहन ने आइंदा का अमल फ़ौरन ही मरतब कर डाला था। समया एक लड़की थी, कमज़ोर वजूद और नातमा पोजीशन की मालिक, और इस सब कमज़ोरियों के बावजूद जब वो ये कदम उठा सकती थी तो वो तो फिर मर्द था। खाला रुकैया ने सूरत हाल पर बेहद वावेला मचाया था। उन्होंने शहर पर इल्ज़ामात की बौछार कर डाली थी कि उसने उनकी मासूम बेटी को वरगलाया। तभी वो ये इंतहाई कदम उठाने का सोच बैठी। समया को तो उन्होंने अपना अच्छा खासा पीट भी डाला था, लेकिन फ़ैसले को अपने रुख पर मोड़ना उनके इख्तियार में नहीं था। ख़ानदानी रवायत के मुताबिक ख़ानदान के बुजुर्ग हज़रात की पंचायत नुमा महफिल के बीच ये फ़ैसला अपने अंजाम को पहुँचा था, और ये फ़ैसला समया और शहर की तवक्को के ऐन मुताबिक ही होता, जो अगर रुकैया खाला के हाथ शहर के चंद खतूत ना लगते। इन खतूत के मंजर आम पर आ जाने से शहर वाज़े तौर पर कसूरवार साबित हो गया था और यूँ सज़ा का हकदार
करार दिया गया था। सम्या की खुला और फिर शहीर के साथ निकाह के साथ साथ उमर और जरिश का निकाह भी मशरूत कर दिया गया था। इस फैसले से शहीर की सज़ा मकसूद थी। सम्या की खुला के फैसले से जहाँ वो मुतमईन हुआ था, वहीं इस फैसले ने उसे खासा शशोपंज का शिकार कर छोड़ा था। लेकिन फिर उसकी फितरत की अजली खुदगर्जी को उभारने में वर्दा ही आगे बढ़ी थी और इस बार भी कामयाबी ने उसके कदम चूमे थे। शहीद उमर बहुत अच्छा लड़का, अगर तुम गौर करो तो ये सज़ा नहीं बल्कि तुम्हारे और जरिश के लिए एक जज़ा है। जरिश कबूल सूरत लड़की है, इतना अच्छा और काबिल शौहर मिलने में उसे खासा वक्त लगेगा। हकीकत पसंदी से सोचोगे तो मेरी बात से ज़रूर इत्फाक करोगे और ये तुम्हें हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए कि सम्या ने सिर्फ तुम्हारी खातिर ये कदम उठाया और अब जब वो सिर्फ तुम्हारी वजह से साहिबान से बेसाहिबान हुई खड़ी है, तुम आखिर कैसे उसे तपती धूप में झुलसता छोड़ सकते हो। ये बहुत बड़ी खुदगर्जी होगी, मेरे नज़दीक तो ये सरासर ज़्यादती होगी उसके साथ। तस्वीर के मस्बत रुख की भरपूर नुमाइश करते हुए वर्दा कितने ही लम्हे उसके ज़हन में बार बार उभरती शशोपंज की गिरा खोलने में लगी रही थी और यूं जरिश की किस्मत का सितारा एक बहुत अपने शख्स के हाथों खुद गर्जाना सोच के दबीज बादलों में हमेशा के लिए डूब गया था। मुझे ऐसा महसूस होता है नताशा, जैसे मैं एक जगह ठहरी हूँ, आगे कुछ दिखाई नहीं देता और पीछे का रास्ता भी जैसे जहन से महव हो गया। बहुत तारीख मकाम है ये। उसका बेहद रंजीदा लहजा और निगाहों के नम गोशे नताशा को बेख्तियार आप दीदा कर गए। प्लीज़ जरीश, खुद को इतना अर्जा तो मत करो। मुश्किलात इंसान को मजबूर तो कर सकती हैं लेकिन कमज़ोर नहीं कर सकती। तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली ये मुश्किल इब्तदा में बेहद कठिन है, लेकिन यकीन जानो मेरा दिल कहता है कि एक खूबसूरत रोशन मुस्तकबिल यकीनन तुम्हारा मुंतज़िर है। नताशा ने उसके कंधे पर नरमी से हाथ रखा था। जवाबन वो खामोशी से लॉन की रौनक बढ़ाते फूलों पर नज़रें जमाए बैठी रही। मुझे शहीर भाई की लापरवाही हमेशा से बुरी लगती थी, लेकिन ज़िंदगी के इस बेहद अहम फैसले में इस कदर जानिबदाराना रवैया मुझे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। न जाने एक भाई होने की हैसियत से वो अपना फ़र्ज़ क्यों भुला बैठे। और मज़ीद सैर पर सवा सैर तुम्हारी फैमिली के बुज़ुर्ग आज के दौर में भी तुम्हारे यहाँ इस किस्म के फ़ैसले किए जा रहे हैं, और ना सिर्फ किए जा रहे हैं बल्कि इन पर तुम जैसे मासूम बाखूबी अमल पैरा भी हो रहे हैं, बिना सोचे बिना समझे। सच कहती हूँ, अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो साफ इनकार कर देती। शादी के बाद जरीश से उसकी आज मुलाकात हुई थी। वो मैके से आई तो नताशा की तरफ भी चली आई और नताशा जो उसके साथ होने वाले इस गैर मतवक्का वाक़े पर अब तक हैरान थी, उसे आज ही अपनी भड़ास निकालने का मौका मिला था। सो बोलती चली गई थी, मुझे किसी से भी कोई शिकवा नहीं है नताशा, फिर मैं शिकवा करूं भी क्यों। शायद मेरी किस्मत की तहरीर इसी अंदाज में लिखी गई थी। तुम बहुत बाहौसला लड़की हो जरी, और यही हौसला एक दिन तुम्हारे सारे गम समेट लेगा। बस तुम मायूस मत होना, क्योंकि ये मायूसी इंसान में लड़ने की ताकत ख़त्म कर देती है। मेरी भरपूर दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। उसके पुरखुलूस लहजे में जरिश के लिए मोहब्बत साफ झलक रही थी, बेरिया और हर गर्ज से पाक। इसी मोहब्बत के सहारे तो वो अपनी तारीख शाहराए ज़ीस्त पर आगे ही आगे कदम बढ़ा रही थी। माँ बाप, अनाबी और नताशा की चाहत और तवज्जो की गर्मी उसके मुंजमद होते असाब को फिर से ज़िंदगी बख्श देती थी, वरना शायद ज़िंदगी कब की कहीं ठहर चुकी होती। ये तुम क्या कह रही हो वर्दा, जो तुम सुन रहे हो? पापा तुम्हारे काम से हरगिज़ मुतमईन नहीं है शहीद। उनके नज़दीक मैंने तुम्हें जो मराहत दे रखी है वो सरासर गलत फैसला है। वो इत्मीनान भरे अंदाज में सामने मेज़ पर खुली फाइल पर नज़रें दौड़ाते हुए बोली थी। वर्दा प्लीज़ तुम अंकल से बात तो करो। देखो मैं अकेला होता तो बात और थी, अब मेरे साथ सम्या भी है, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि अम्मी अबू मुझसे किस हद तक बदजन है। वो मुझे और सम्या को अब घर में रहने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। प्लीज़ तुम कोशिश तो करो, अंकल के इस फैसले में किसी भी तरह लचक पैदा करो प्लीज़। वो बेहद मल्तिजियाना लहजे में बोला था। पिछले चंद रोज़ में वो वर्दा के रवैये में तब्दीली तो महसूस कर चुका था, लेकिन इस तब्दीली का ये रुख भी हो सकता है, इस तरफ उसकी सोच नहीं गई थी। ओके मैं सोचूंगी, अब तुम जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी फाइल स्टडी करनी है। लापरवाह सा अंदाज शहीर को अंदर तक खौला गया, लेकिन मजबूरी के घूंट हलक से उतारते हुए उठ खड़ा हुआ था। न जाने गलती कहाँ हुई थी। हालांकि सच तो यह था कि उसकी कार्यकर्दगी अब भी वही थी, लेकिन इसके बावजूद वर्दा का यह खिंचा खिंचा बर्ताव उसकी समझ से बाहर था। पिछले माह उसकी तनख्वाह में भी किसी वजह के बगैर कमी कर दी गई थी, लेकिन अब फ्लैट की मतवक्का वापसी उसे परेशान करने के लिए काफ़ी थी, और उसकी परेशानी का असल दौर अगले हफ्ते से शुरू हुआ था। फ्लैट की चाबी के साथ साथ उसने एक हफ्ते की रुख्सत की दरख्वास्त भी वर्दा की टेबल पर रखी थी, और वो इस लम्हे जहन में अटकी रिहाइश की परेशानी के सबब वो वर्दा के लबों पर खिलती तमस्कुराना मुस्कुराहट पर गौर नहीं कर पाया था। क्या सोच रही हो बिटिया? उसे खामोश खलाओं में घूरता देखकर किचन की तरफ जाती अनाबी उसके करीब चली आई। कुछ नहीं अनाबी, कुछ भी तो नहीं।
वो सर झुकाए अपने पाँव की उंगलियों पर नजरें जमाकर बैठ गई। अनवी के होंठों से दबी दबी अफसुर्दा सी सांस खारिज हुई थी। मुड़कर किचन की जानिब बढ़ते हुए रुखसारों पर लड़क आए 2 आंसू उन्होंने खामोशी से दुपट्टे में जज्ब किए थे और उनकी आंखों में हलकोरे लेता गम जरीश को एक बार फिर से एहसास से जुर्म में मुब्तला कर गया था। कितनी कोशिश करती थी वो खुश नजर आने की, बशाश्त का लबादा ओढ़े अपने गम को अंदर ही अंदर सीन सीन कर रखने की कोशिश और दूसरों को ये बावर करवाने की कोशिश कि उमर ने आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए उसकी बेगुनाही पर अपनी तवज्जो की मोहर सब्त कर दिया। लेकिन कभी कभी वो हार जाती थी। अंदर की नासूदगी चेहरे पर आ रकम होती। उमर के तल्ख रवैये से किताए नज़र उसकी माँ मुबैना कार सलूक अगरचे उसके साथ खासा बेहतर था और ये शायद उन्हीं की तनबीह थी कि उमर के अल्फाज की कड़वाहट किसी हद तक कम हुई थी, लेकिन इससे ज़्यादा ना देने का अपना अहद वो बाखूबी निभा रहा था। जरिश ने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी को इस ढब पर भी गुजारना पड़ेगा। उसने माँ की ममता की ठंडी छाँव समेटी थी, बाप की शफकत के मोतियों से खुशियों की झोली भरी थी, ये जाने बगैर कि उम्र के बच जाने वाले माहों सालों से समझौते के पुल सरात से गुजरते हुए गुजारने हैं। लेकिन हर बार वो खुद को इस दिलासे के हंडोले पर झूलता छोड़ती, लेकिन कभी ना कभी उम्र के पत्थर दिल पर उसके खामोश एहसासात की जरखेज़ मट्टी मोहब्बत की नौखेज़ कौंपल खिला ही देगी और उसे इस वक्त का शिद्दत से इंतज़ार था। उमर, तुम्हारे साथ वाकई ज़्यादती हुई है, लेकिन तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी का सामना और मज़ीद एक नई आजमाइश यानी उम्र भर का तोग। ड्राइंग रूम के बाहर से गुजरती जरिश को देखते हुए ही वर्दा ने कुछ लम्हा कबल होने वाली गुफ्तगू का रुख खूबसूरती से मोड़ा था। जरिश ने हाथों में उतरती लर्जिश पर बड़ा मुश्किल काबू पाते हुए दूध के गिलास को मजबूती से थामा। बस क्या किया जा सकता है, बाज़ फैसले पछतावों की तरह सारी ज़िंदगी दामन से चिमटे रहते हैं। उमर की तवील ठंडी सांस उसके एहसासात को मुंजमद कर गई। लर्जते कदमों से वो मुबैना बेगम के कमरे तक पहुंची थी। कुछ लम्हे उसे सांस बहाल करने में लग गए थे। ले अम्मी, दूध पी लें। तकी तकी आवाज़, मज़महिल अंदाज मुनीबा को फ़ौरन ही एहसास हुआ। खैरियत तो है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? और शायद इस लम्हे उनके मीठे नरम अल्फाज ही का असर था कि उसकी निगाहों के गोशे बेख्तियार नम हो गए। एक बात याद रखना बेटा, बेकसूर और बेगुनाह शख्स ख्वाह कितना ही बेबस क्यों ना हो जाए, खुदा उसकी मदद ज़रूर करता है, लेकिन एक शर्त है कि हिम्मत नहीं हारना। साबित कदमी से मुकाबला करने से इंसान फतह याब होता है। मुनीबा कितनी ही देर उसे अपने साथ बिठाए समझाती रही थी। उन्हें यह लड़की पहले दिन से ही बहुत मासूम लगी थी। उसकी आंखों में बसी बेएतबारी वो खुरच फेंकना चाहती थी और वक्तन फ़वक्तन उसकी कोशिश भी करती थी। शौहर और इकलौते बेटे की बेतहाशा मसरूफियात ने उन्हें बेहद तन्हा कर दिया था। समय उम्र की पसंद ज़रूर थी, लेकिन उनकी मनचाही बहू बनकर उस घर में आई थी, फिर भी उन्हें सास से ज़्यादा का दर्जा वो कभी नहीं दे पाई। दिन के कुछ लम्हात उनके हमरा गुजार कर वो गो अपने फ़र्ज से सबको दोष हो जाया करती थी। बहू का सुख उन्हें जरिश के वजूद से मिला था। उसकी सलीकामंद और वफाशार फितरत ने चंद ही दिनों में उनका दिल जीत लिया था। जरिश की खामोश निगाहों में चीखता अधूरापन उनकी जहांदीदा निगाहों से पोशीदा नहीं था, लेकिन इस मामले में वो किसी हद तक बेबस समझती थी। वो खुद उम्र की उलझी सख्त तबीयत से हमेशा ही खाइफ रही थी। अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने में वो हमेशा खुद मुख्तार रहा था, ख्वाह वो वर्दा से शादी से इनकार करने के हवाले से और ख्वाह समिया को पसंद करने के हवाले से। उसकी इसी खुद मुख्ताराना आदत ही के सबब मुनीबा अब तक इस मामले में खामोश थी, लेकिन जरिश की हिम्मत बंधाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ती थी। इस अजनबी से माहौल में जरिश को उनका साथ अपने कमज़ोर नातमा वजूद के लिए बहुत मजबूत सहारे की मानित लगता था। शादी के बाद आज पहली बार उसने खुद को इस एहतमाम से संवारा था, किस्मत और तकदीर से जंग करने की वो कभी भी कायल नहीं थी। लेकिन मुनीबा की रोज़ रोज़ की नसीहत अमोज़ बातों और नताशा के हिम्मत अफजा मोहब्बत भरे अल्फाज ने उसे इस जंग पर उकसाया था। उसने बाहर की जानिब कदम बढ़ाने से कबल आखिरी बार अपने सरापे पर एक नज़र दौड़ाई। वो कबूल सूरत थी और आज के भरपूर एहतमाम ने उसकी शख्सियत को बेहद जाज़बियत बख्शती थी। दरवाज़ा धीरे से खोलकर उसने बाहर झांका। लाउंज में सोफे पर आंखें बंद किए वो नीम दराज था। आज होने वाली पार्टी की वजह से वो ऑफिस से जल्दी वापस आ गया था। उसकी नई फैक्ट्री का पिछले हफ्ते इफ्तिताह हुआ था और इस खुशी को सेलिब्रेट करने की गर्ज से उसके दोस्तों ने एक ग्रैंड पार्टी अरेंज की थी, जिसमें उसे उसकी मिसेस के हमरा मदऊ किया गया था। जरिश को इस बारे में तमाम तर तफसीलात मुनीबा ने मुहैया की थी और इसके मुसलसल इनकार में सर हिलाने पर पहले उसे खूब लेताड़ा था और फिर प्यार से समझा था और बात किसी हद तक उसकी समझ में आ ही गई थी। अपनी उथल पुथल होती सांसों को हमवार करते हुए वो दरवाज़ा पूरा खोलने ही वाली थी कि लाउंज के बैरूनी दरवाजे से आती वर्दा की चहकती आवाज़ पर वो जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। हेलो उमर।
हेलो। वो उसे देखकर सीधा हो बैठा। मैं जानती थी कि आज तो तुम जल्दी घर आ जाओगी, वो उसके बेहद करीब सोफे पर गिरते हुए बोली। ज़रिश पे औस सी पड़ गई। वर्दा की आए दिन की उम्र के साथ होने वाली तवील नशिस्तें और उसके मायने खेज जुमले ज़रिश को कहीं मख्फी हकीकतों का इदराक बख्श चुके थे। वो कैसे भाई? तुम्हें कैसे अंदाज़ा हुआ? उमर की आवाज़ में हैरत थी। उफ़ो भाई, लास्ट संडे बताया तो था तुमने मुझे। वो हंसी थी। हाँ, याद आया। वो बस मुस्कुरा कर रह गया। मैं बस निकलने ही वाला था। तुम चाहो तो अम्मा के पास बैठ जाओ। अम्मा अंदर अपने कमरे में है। तो क्या तुम अकेले जाओगे? वर्दा ने भी उठने में देर नहीं लगाई थी। हाँ, जाहिर है, लेकिन तुमने तो बताया था कि तुम्हें अपनी। हाँ, कहा था। उसने बात काटते हुए सोफे की पुष्ट पर रखा अपना कोट उठाया। तो फिर यूँ अकेले जाते हुए क्या अच्छे लगोगे? ऐसा करते हम दोनों चलते। सच आज मेरे लिए दिन बेहद बोर था। सुबह से ऑफिस में फारिग ही बैठी थी। चलो अच्छा, अब तुम्हारे साथ कुछ खूबसूरत लम्हात गुजारेंगे तो सारी बोरियत दूर हो जाएगी। एक गहरी मुस्कुराहट होंठों पर लिए वो बेहद इत्मीनान भरे लहजे में बोली थी, और उसके इन अल्फाज पर जहाँ उमर एक लम्हे को ठटका था, वहीं कमरे में बेजान होते जहन को बामुश्किल संभलती ज़रिश का पूरा वजूद गोया किस ज़लज़ले की जद में आ गया था, और फैसला करने में उसे महज एक लम्हा लगा था। आंखों में दबा दबा गुस्सा लिए वो एक झटके से दरवाज़ा खोलकर हैरत ज़दा से खड़े उमर के करीब खड़ी हुई थी, और अपने जिस्म की पूरी तवानाई सर्व करके उसने महज एक लफ्ज़ अदा किया था, चले। वर्दा के वजूद को उसने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। चलें? उमर बेटा, तुम अब तक गए नहीं। मुनीबा न जाने कब वहाँ चली आई थी। उनकी आवाज़ पर ही तीनों नफूस हरकत में आए। उमर फ़ौरन ही मुड़कर बाहर निकल गया। वर्दा ने तनफुर से भींचे लब लिए ज़रिश के बने सवरे सवरापे पर एक नज़र डाली थी। वर्दा, तुम कब आई और खड़ी क्यों हो? बैठो। मुनीबा उसके सामने सोफे पर बैठते हुए बोली। नहीं आंटी, बैठूंगी नहीं, काफ़ी देर हुई है आए हुए। अब चलूंगी, लेकिन फिर आऊँगी। मेरे घर का रास्ता यहीं से होकर तो गुजरता है, और यूँ मेरा तो रूट ही ये है। बहुत जल्द फिर चक्कर लगाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल एक ज़रूरी काम याद आ गया, उसे निपटाना है। जहर खान लहजे में वर्दा की ज़बान से अदा होने वाली ज़ुमानी अल्फाज ज़रिश के दिमाग में थोड़ों की मानित बरसे थे, और उसकी बात की तह में छुपे मतलब ने उसके सहमे हुए दिल को गोया मुट्ठी में भेंट छोड़ा। मुनीबा की हौसला देती निगाहों का असर था कि वो मरे मरे कदम उठाती पोर्च तक चली आई थी, और इस बात ने उसे बेहद हैरान किया था कि वो अब तक वहीं मौजूद था, चेहरे पर ढेरों ढेर दुरुस्तगी लिए ड्राइविंग सीट पर बैठा पहलू बदल रहा था। उसका दिल इस लम्हे बेहद इख्तियार चाहा था कि मुड़कर वापस भाग जाए, लेकिन फिर डरते डरते फ्रंट डोर खोलकर बैठ ही गई थी। फंक्शन में उसे हाथों हाथ लिया गया था। उमर के तमाम शादीशुदा दोस्त अपनी बीवियों के हमरा मौजूद थे। उमर भाई, आपकी मिसेस तो बहुत ही मासूम और क्यूट है। कहीं बेगमात के उन तौसीफ़ी कलमात पर उसने कुछ झिझकते हुए उमर के चेहरे पर किसी एहसास को तलाशना चाहा, लेकिन एक मबहम सी मुस्कुराहट के अलावा उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। गालबन माहौल ही का असर था कि वो ना सिर्फ उसे मुखातिब कर रहा था, बल्कि लहजे में नरमी भी मौजूद थी। लेकिन वो किसी हद तक समझती थी कि ये मलम्मा उसने खुद पर दांता चढ़ाया था, और उसकी इस सोच की तस्दीक वापसी के सफ़र ने बाखूबी कर दी थी। वहीं दबीज़ खामोशी जो आते वक्त उनके बीच हाल थी, वापसी पर भी ज्यों की त्यों कायम रही थी। नताशा की शादी की तारीख रख दी गई थी। ज़रिश ने उसे फ़ोन पर ढेरों ढेर मुबारकबाद दी थी। देखो, उमर भाई को ज़रूर लाना अपने साथ। उसके बेहद इसरार से कहे गए जुमले पर वो शशोपंज में पड़ गई। नताशा को मस्बत में जवाब दे तो दिया था, लेकिन अब उमर से इस सिलसिले में बात करना उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे दुश्वार काम लग रहा था। फिर इस रात सोने से कबल उसने कुछ झिझकते हुए उसके सामने मुद्दा बयान कर ही दिया। मैं कल अम्मी की तरफ जा रही हूँ। अगले हफ्ते नताशा की शादी। उसने बहुत इसरार से बुलाया हम दोनों को। अगर आपको ज़हमत ना हो तो प्लीज़ एक दिन के लिए ही सही, लेकिन ज़रूर आइएगा। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आप आएंगे तो बहुत खुश होगी। उसने अपनी बात का रद्द-ए-अमल उसके सपाट चेहरे पर खोजने की नामुमकिन कोशिश की, लेकिन हस्बे तवक्को नाकाम रही थी। जवाबन हद दर्जे इख्तिसार से काम लेते हुए वो लाइट ऑफ करके रुख दूसरी जानिब मोड़कर लेट गया था, और बेड के दूसरे कोने पर सिमटी लेटी ज़रिश सारी रात उसकी का मतलब समझने की कोशिश करती रही थी। अरे भाई ज़रिश, अनाबी किधर है? ढेरों ढेर शॉपिंग बैग्स में लदी फुंदी नबीहा आंटी ने अंदर करके उजलत भरे अंदाज में इस्तफसार किया था। आंटी, वो कुछ देर पहले घर गई हैं, कह रही थी कि थोड़ी देर तक आ जाएंगी। नताशा के हाथों पर नफासत से मेहंदी लगाती ज़रिश उनकी आवाज़ पर सीधी हुई थी। चलो अच्छा है, इतना ढेर काम निपटाया है सुबह से उन्होंने। बल्कि मैं यही तो कहने आई थी कि कुछ देर के लिए घर हो आए। अब यहाँ मेहमानों से भरे घर में 2 घड़ी सुकून से भी बंदा कैसे लेट सकता है? वो मुतमईन सी होकर पलट गई। लो भाई, बन गया तुम्हारा चांद, देख लो, आधा ही बनाया। हकीकत का बिल्कुल दुरुस्त नक्शा खींचा है। नताशा का अपने हाथ में थामा हाथ
कदरे परे हटाकर नाकदाना अंदाज में जांचते हुए उसने अपनी महारत को सराहा था और अगले पल नताशा की भरपूर किस्म की मसनूई खौफ की भरी नज़र पर खिलखिलाकर हंसी थी। जब से उसके इल्म में आया था कि नताशा के होने वाले वो घर में चांद के नाम से जाने जाते हैं, तब से उसे नताशा के साथ छेड़छाड़ का मज़ा लुत्फ़ आने लगा था। मोहतरमा, आधे बाल हैं तो क्या हुआ, बाकी तो सारे गुण मौजूद हैं उनमें, वो इतराकर बोली तो ज़रिश की मधम होती हंसी फिर से बुलंद हो गई थी। कुछ देर बाद नताशा की ढेरों कज़न्स ने कमरे में धावा बोला तो वो तैयार होने घर चली आई। ड्राइंग रूम से आती आवाज़ें किसी मेहमान की आमद की इत्तला दे रही थी। उसने पर्दा हटाकर अंदर झांका था। उसकी बेमायनी सी उसके लिए ज़्यादा काबिल एतबार नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों उसे इंतज़ार था और उस बेबुनियाद बेआस इंतज़ार की थकन ने उसे मायूं मेहंदी के फंक्शंस में बहुत बेचैन रखा था। तो वो चला आया था। उसके दिल में जैसे कहीं चिराग यकदम रोशन हुए थे, तो गोया कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश मौजूद है। नताशा की रुखसती के वक्त वो उससे गले मिलकर फूट फूट कर रोई थी और उस लम्हे कुछ फासले पर खड़े उमर की निगाहों के बर्फ एहसासात में एक पल को गर्म जज्बों की हद्दत उभरने का शायबा हुआ था, लेकिन शायद ये उसका वहम ही था। उमर कुछ देर से ही आएंगे, कह रहे थे कि कुछ ज़रूरी काम है। हर इतवार अलील सुबह वर्दा का धमकना उसे एक आंख नहीं भाता था। आज उमर किसी काम के सिलसिले में सुबह ही निकल गया था और न जाने किस तरह अपनी तमाम तर हिम्मत मजतमा करके उसने उमर के कमरे में मौजूद सीडी प्लेयर पर चलती धुन पर सर धुनती वर्दा से ये कह दिया था। ओह आई सी। सोफे पर फैली बैठी वर्दा ने करीब रखा रिमोट उठाकर सीडी प्लेयर ऑफ कर दिया। तो उमर तुम्हें ये बता कर गया है कि वो देर से आएगा? उसके लहजे में तज़हीक की भरपूर आमेज़िश थी। हाँ, लहजे की अकलाहट उसके झूठ की वाज़े चुगली खा रही थी। वो मान उसे मिला ही कब था जिसके बलबूते पर वो अपनी बात जोर देकर मनवा सकती। लेकिन मिस ज़रिश तौफीक, तुम इतनी अहम पोजीशन पर कब से फाइज हो गई कि वो तुम्हें अपने शेड्यूल तक से बाखबर रखने लगा है? वो जहर में बुझी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसकी उड़ी उड़ी रंगत से महजूज होते हुए बोली थी, और ज़रिश का जर्द होता चेहरा उसे हमेशा की तरह अपने अंधेरे में चलाए गए तीर के ऐन निशाने पर लगने का वाज़े और इदराक सौंप गया था। तो क्या उमर ने उसके अंदर जैसे छन से कुछ टूट गया और इस टूटे मान की नोकीली किरचियों का तमाम तर कर्ब उसकी निगाहों में दर आया था। वो शब रोज़ का ये सफ़र उस आस पर काट रही थी कि कभी ना कभी तो किस्मत की हथेली पर उसके नाम का तारा चमकेगा। उमर के उस रवैये का तज़किरा तो उसने खुद से भी ना किया था, लेकिन आज सामने खड़े उस नफ्स ने ज़िल्लत का जो एहसास उससे सौंपा था वो उसके बर्दाश्त से कहीं ज़्यादा था। बामुश्किल खुद को संभालती वो वापस मुड़ी, लेकिन वर्दा लपक कर उसके सामने आई थी और जब बोली तो लहजे में तंज का अंसर बेहद नुमाया था। क्यों वक्त बर्बाद कर रही हो ज़री बीबी? आखिर कब तक करोगी ये सब? आंखों पर पट्टी बांधकर चलना और फिर चलते ही रहना बेवकूफ़ों का मशगला है। मेरी मानो उमर से दूर चली जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है, क्योंकि उमर के दिल में तुम्हारे लिए रत्ती भर जगह नहीं है। इसका दिल, इसका वजूद वो पूरे का पूरा मेरा है, सिर्फ मेरा। उमर और मेरे बीच तुम मेरी ही गलती से आई हो और मैं ही अब इस गलती की तलाफ़ी करूँगी, क्योंकि मैं हर रास्ता अपने हक़ में हमवार करना अच्छी तरह जानती हूँ। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? वो दोनों हाथ दोनों अतराफ में फैलाए दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी। वर्दा क्या चाहती है वो समझ रही थी, और अब से नहीं, वो तो बहुत पहले उससे वाकिफ़ हो चुकी थी। लेकिन आज उसकी बरमला गुफ्तगू ने ज़रिश के ज़हन पर पड़े कहीं पर्दे एक साथ सिरकाए थे। वो चुप फटी फटी निगाहें लिए साकित खड़ी थी। तुम्हारी इन आंखों में जो तहरीर है ना, वो बिल्कुल सही है। जो कुछ तुम इस वक्त सोच रही हो वो बिल्कुल दुरुस्त है। तुम पहले ही बहुत जलीलो ख्वार हो चुकी हो उमर के हाथों, लेकिन अब अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो बहुत जल्द ये फरीज़ा लोग भी अदा कर सकते हैं। नन्हा सा पर्स धीरे धीरे जलाते हुए उसके अंदाज में भला का सुकून था। ज़रिश के चेहरे पर धीरे धीरे तनाव की कैफियत बढ़ती जा रही थी, और इससे कबल कि वो वर्दा अपनी गंदी सोच का जहर उस पर मज़ीद अंडेलती वो पट पड़ी थी। मिस वर्दा, तुम जैसी औरतें ही नुस्वानियत का वकार मजरू करती हैं। मुझे तो तुम्हें औरत कहते हुए भी शर्म आती है। अधूरे वजूद की मालिक, अधूरी औरत हो तुम। ज़रिश के लहजे में शदीद हकारत थी। तुम एक ऐसी कश्ती में सवार होने की कोशिश कर रही हो जो कभी तुम्हारी नहीं थी, ना पहले कभी थी और ना मेरे होते हुए भी तुम्हारी होगी। और हाँ, तुम्हारे मकार ज़हन ने इस कश्ती के सवार को एक बार ज़रूर इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन ये नया सवार इतना कमज़ोर हरगिज़ नहीं है कि तुम्हारी शातिराना चालों और जलील सोचों से डर जाए। ये अपनी जगह कभी नहीं छोड़ेगा, ख्वाह इसे पतवार मिले या समंदर में बेआसरा छोड़ दिया जाए, वो भी उफ नहीं करेगा। जानती हो क्यों वर्दा बीबी? वो तन से मुस्कुराते हुए एक पल को रुकी थी। वर्दा के फड़फड़ाते नथनों और सुर्ख होते चेहरे से बेनियाज अगले ही लम्हे फिर से गोया हुई थी।
इस सवार के दिल में उम्मीद नहीं मोहब्बत रहती है। उम्र की मोहब्बत जो एक उम्मीद की तरह चाहने और फिर पाने की हसरत लिए दिल में बेदार नहीं होती, बल्कि इसका वजूद चाहने से शुरू होता है और चाहने पर ही ख़त्म हो जाता है। तुम्हारी नाकाम उम्मीद भी तुम्हारी सोच के जावियों की तरह बुरी तरह गल सड़ चुकी है, और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इसके ताफ़ुन ज़दा वजूद को उठाए खामोशी से उम्र की ज़िंदगी से निकल जाओ। और हाँ, एक बात मेरी याद रखना, तुम्हारे काम आएगी वो ये कि हर मर्द अपना हक अपनी औरत ही को देता है, जल्द या बदेर, क्योंकि यही कानून फितरत है। अगर तुम्हें कोई हक चाहिए तो तुम ही जैसे बहुत मर्द हैं दुनिया में, वो तुम्हारी डिमांड पूरी कर सकते हैं। लेकिन अपनी गलतफहमी दूर कर लो, उमर उन मर्दों में से नहीं है। तजलील और खफ़त से सुर्ख चेहरा लिए वर्दा कुछ भी कहे बगैर झटके से मुड़कर बाहर निकल गई थी, और वो जो अब तक चट्टान बनी खड़ी थी यकदम ही ढह सी गई। मुसलसल बहते आंसुओं में वो आज अपने सारे दुख बहा देना चाहती थी, लेकिन न जाने कितने दुख थे कि सिर रवा में कमी नहीं आ रही थी। दरवाजे पर होने वाले खटके ने उसे सर उठाने पर मजबूर किया था। आंसुओं की फैली चादर के उस पार खड़ा वो चुपचाप उसे देख रहा था। वो फ़ौरन उठी थी और इससे कबल कि वो तेज़ी से उसके करीब से निकलकर बाहर जाने के अपने इरादे को अमली जामा पहनाती, दुपट्टा फिर से कदम बोसी के लिए हाजिरी दे चुका था, और उसे ज़मीन बोस होने से बचाने वाले उन दो हाथों का लम्स उसके लिए बेहद अजनबी था, जिन्हें तेज़ी से झटक कर वो कमरे से निकल गई थी। मैंने एक जगह पढ़ा था कि एहसास कमतरी से ज़्यादा खौफनाक और बुरी चीज़ का नाम एहसास बरतरी है, और मैं सारी ज़िंदगी इसी एहसास का शिकार रहा। मैं उमर जवाद, एक फॉरेन क्वालिफाइड, ज़हीन और बेहद स्मार्ट नौजवान, और सोने पर सुहागा, अमीर कबीर वालदैन का इकलौता बेटा। क्या मेरे मुकम्मल तारुफ के लिए ये काफ़ी नहीं है? मैं आज तक इसी ख्याल में मुब्तला रहा कि मेरा मतवाज़न हर लिहाज से मुकम्मल और शानदार तारुफ यही है, और ये मेरा हद से बड़ा एहसास बरतरी ही था कि मैं जो तकाबली जायज़े की अलिफ बे से भी ना बल था, मवाज़ने का तराजू उठाए बिना सोचे समझे खड़ा हो गया, और अब तक यूं ही खड़ा था। वर्दा दौरानी, मेरी ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म पर खड़ी पहली लड़की, शौक तेज़ तरार, और सबसे बढ़कर बेतहाशा हसीन, और ये तमाम बयान करदा खूबियाँ ही मेरे लिए उसकी ज़ात को रद्द करने का जवाज़ बनी। वजह वही मेरा एहसास बरतरी, जो हर लिहाज से मुकम्मल उस लड़की को मेरे मुकाबिल खड़ा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सो इसे मैंने बड़ी आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया, और ऐसा करते हुए मेरी अनापरस्त फितरत का वक़ार मेरी अपनी ही नज़रों में मज़ीद बुलंद हुआ था। और इसके बाद समया, मेरी ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद दूसरी लड़की, मेरा ख्याल था कि वो मेरे साथ चल सकती है। गरीब घर की एक ऐसी लड़की जिसकी सारी उम्र ख्वाहिशें दबाते महरूमियाँ ओढ़ते गुजरी, इसमें भला ऐसी वाहिद खूबी हुस्न का एहसास किस तरह उजागर हो सकता था? लेकिन इस बार मैं गलती कर गया। गरीब घर की इस एहसास कमतरी में घिरी लड़की को अपने हुस्न पर जो बला का नाज था, वो शादी के चंद दिन बाद ही मुझ पर अफशा हो गया था। लेकिन मेरे अंदर मौजूद वो हकमियत पसंद शख्स उसकी इस बर्तरी को बर्दाश्त करने का हौसला हरगिज़ नहीं रखता था। लिहाजा अपने अंदर की एहसास बरतरी की तस्कीनी के लिए मैंने दांस्ता ये रविश अपना ली। उसके खूबसूरत और बेहद पुरकशिश सरापे को मैं जानबूझकर नज़रअंदाज करता था, और ये मेरी इस अक्लमंदी से उसे बहुत जल्द ही एहसास हो गया था कि उसकी ये सानवी नोयत की बरतरी मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखती। और इसके बाद मेरी ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म पर ज़रिश जैसी कबूल सूरत लड़की बहुत अजीब हालात में आ ठहरी, और उस रोज़ से मेरा एहसास बरतरी के जाम में अकड़ा वजूद रेज़ा रेज़ा होने के मराहिल में दाखिल हुआ था। ये मेरा ज़ाती ख्याल था कि ज़रिश के भाई ने जो मेरे लिए ज़्यादती नहीं थी की है, उसकी वो भी बराबर की सज़ावार है। और अपनी डांस में मैंने उसे ऐसी सज़ा दी थी जो किसी भी औरत के लिए तख्ता दार पर टांग देने के ही मुतरादिफ होती है। और मुझे पूरा यकीन था कि वो बहुत जल्द हार मानकर मेरी ज़िंदगी से निकल जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल बरअक्स। मैं जो अब तक ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखते हुए अपनी मर्ज़ी से अपना सफ़र मुतय्यन करता रहा था, मेरे लिए ये रुकावट नाकाबिले कबूल होने के साथ साथ नाकाबिले यकीन भी थी। वो हौसले, सब्र और बेलौस मोहब्बत की तनी छत साबित हुई थी, जिसने मेरे एहसास बरतरी की आग में झुलसते वजूद को अपने सच्चे जज्बों की ठंडी फुहार से भिगो डाला था। और मैं गैर महसूस अंदाज में धीरे धीरे उसकी तरफ माइल होता चला गया। और मज़े की बात तो ये थी कि इस हकीकत से खुद ही बेखबर था, हालांकि बिल्कुल सामने ही की तो बात थी। उस रोज़ पार्टी में वो किस सरदर्मी से अपना भरपूर इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए मेरे साथ चली आई थी, और मैं जो उसे रोकने की पूरी कुव्वत रखता था उसे नहीं रोक सका। क्यों? उस वक्त तो मैं महसूस नहीं कर पाया, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है शायद मेरा दिल उस लम्हे खुद उसके साथ का मुतमईन था।
और फिर उसकी दोस्त की शादी पर मैं ना चाहते हुए भी पहुंचा था, सिर्फ इसलिए कि उसने मुझसे शादी के बाद पहली बार कोई फरमाइश की थी। और उसके लहजे की वो आस, हाँ वही आस मुझे खींच लाई थी। और वो दिन मेरी हाकमियत पसंदी का आखिरी दिन था। इसके बाद तो बस झिझक बाकी थी, जो मुझे उसके करीब आने से रोक देती थी। और ये झिझक उसकी पैदावार बढ़ाने में भी तो मेरे रवैये ही काम आए थे। कल रौनमा होने वाला वाक़या अभी तक मेरे ज़हन में बिल्कुल तरोताज़ा है। वर्दा की ज़हर उगलती ज़बान ने हकीकत का भांडार मेरे सर पर फोड़ा था, और मुझे अपनी इस कम फहमी पर बहुत अफसोस हुआ था कि अक्लिमत का जो टाइटल उसकी ज़ात के साथ मुंसलिक करते हुए मैंने उसे रिजेक्ट किया था, वो तो सिरे से उसकी हकदार ही ना थी। नफ्सियाती टूट-फूट का शिकार वर्दा हर लिहाज से एक नामुकम्मल औरत थी। शायद किस्मत मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थी, जो वर्दा की तमाम करम नवाज़ियों के बावजूद ज़रिश जैसी मुकम्मल लड़की मेरी ज़िंदगी में चली आई। अगर कल मैं ज़रा जल्दी घर वापस ना आ जाता तो शायद इस खुशनुमा हकीकत से हमेशा बेखबर ही रहता कि बज़ाहिर बेहद मजबूत बनी वो नाजुक सी लड़की मेरी तमाम तर नाजेबा हरकत के बावजूद मुझे अपने दिल में एक बेहद अहम मकाम सौंपे बैठी है। और इस लम्हे मेरी ज़ात पर चढ़े अना के खौल की आखिरी परत भी तड़क गई थी। मेरे बड़े हुए सहारा देते हाथों को उसने जिस सख्ती से झटका था, मैंने तो इससे भी ज़्यादा की तवक्को की थी। मुझे उसका ये इक़दाम बिल्कुल रास्त लगा था। आज मुझे अपना वो फ़िक्रा बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है, जो मैंने एक रोज़ वर्दा से कहा था। मुझे डिप्लोमेसी और डिप्लोमेट पर्सन दोनों से शदीद नफ़रत है। कल तक मैं अपने कहे इस फ़िक्र को मानना दरकार उसका मफ़हूम तक समझने से के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं खुद दो रुखी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन आज मैंने उसके मतलब को ना सिर्फ समझा है, बल्कि ख़ुद को इसके मुताबिक ढालने की पहली कोशिश भी की है। आज मैं ऑफिस से जल्दी उठ आया हूँ, क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मुँह दिखाई का गिफ्ट ख़रीदने और सुर्ख गुलाबों का खूबसूरत सा बुके बनवाने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। और हाँ, फूल और आराइशी लड़ियाँ तो मैं भूल ही गया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं अब डिप्लोमेट नहीं रहा, बल्कि वाकई सुधर गया हूँ। तो ये था आज का नावल। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ शॉर्ट नावल्स भी अच्छे होते हैं, बट मैं पढ़ती नहीं, कि पता नहीं आप लोगों को पसंद आए या नहीं आए, और फिर आप लोगों का उस पर रिस्पांस भी अच्छा नहीं होता। लेकिन शॉर्ट नॉवलिट बहुत मज़े की भी होते हैं। अक्सर उनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, मतलब थोड़ी ही देर में पूरी स्टोरी बयान हो जाती है और उसमें सब कुछ बयान कर देते हैं। मतलब ये भी एक टैलेंट ही है। और होपफुली कि आप लोगों ने इस नावल को एंजॉय किया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।